अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना बहुत बहुत ख्याल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनका भी ख्याल रखें। हो सकता है आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद मुश्किल गुजर रहा हो या बुरा गुजर रहा हो उसमें मिठास भर दे, वो दिन अच्छा हो जाए लाजमी तौर पे। तो आपने पूरी कोशिश करनी है हमदर्दी से पेश आए, नरमी से पेश आए लोगों के साथ। एंड ऑफ कोर्स बाकायदा तौर पे शो को शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद में मौसम के क्या सूरत हाल रहने वाले हैं। आपको पता है कि कल रात से फैसलाबाद में बारिश जो है हो रही है, कुछ इलाकों में ज्यादा हुई है, कुछ इलाकों में कम हुई है, बट ओवरऑल मौसम की बात करें तो मौसम काफी खुशगवार नजर आ रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि गर्मियों का मौसम है, इसमें बारिश हो भी जाए तो जितनी देर बारिश हो रही है या हवा चल रही है मौसम अच्छा रहता है, उसके बाद फिर से मौसम जो है थोड़ा गर्म हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें यूजुअल दिनों की, आम दिनों की, तो उससे तो बहुत ही बेहतर है। और ऑफकोर्स मैं बता देती हूँ आज के टेम्परेचर्स के हवाले से 26 डिग्रीज कम अज कम टेम्परेचर रहेगा और इसके अलावा अगर ज्यादा से ज्यादा बात करें तो 35 डिग्रीज रहेगा। इसके साथ बारिश के इम्कान जो है, आपको पता है आज के दिन तो बारिश के इम्कान होंगे ही। हो सकता है हमें जो दिन गुजरेगा हमारा उसमें हमें बारिश जो है वो देखने को मिले, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ इलाकों में जैसे कि मैंने कहा बारिश हो रही है और कुछ में नहीं हो रही है। हवा की बात करें तो 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चलेगी। अपने आप को कोशिश करें, बारिश में नहाएं जरूर लेकिन बीमार ना हो जाएगा, एंजॉय तो करना है। हनान तो मेरे ख्याल है सुबह मैंने हनान को देख के चहक रहा है हनान आज बारिश को देख के। और आई थिंक बारिश की यही बात है कि आपका जैसा भी मूड हो, बारिश को देखते ही मूड अच्छा हो जाता है। बिल्कुल, मूड तो अच्छा हो जाता है। अब आपके चेहरे पे भी मैं स्माइल देख रहा हूं ना, तो मेरा ख्याल आप भी जब रास्ते में आ रही थी तो ठंडी हवाएं जब आपकी गालों को छू के गुजरती है ना तो उसका एहसास ही कुछ और होता है। फिर बारिश की वजह से जो दरख्त होते हैं उसके ऊपर जितनी भी मिट्टी जमी होती है वो तमाम की तमाम मिट्टी जो है वो दूर हो जाती है और सरसब्ज जो माहौल है वो देखने को मिलता है। उसकी वजह से भी आपका मूड खुशगवार हो जाता है। और अगर बात करें शहरियों के मूड की तो वो तो खुशगवार है ही, क्योंकि बहाना मिल गया जनाब चाय की चुस्कियों के साथ मौसम के मजे को दोबाला करने का। ना सिर्फ ये, आज बहुत सारे घरों के अंदर फातिमा मनफरद किस्म के खाने पकवान बनाए जाएंगे। आपके घर में भी तो पक रहे होंगे कुछ ना कुछ। बिल्कुल हनान, और आपको पता है कि चना चाट हो गए या फिर दही बड़े हो गए, ये ऐसी डिशेज हैं जो कि हर घर में बनाई जाती हैं। चिप्स पकौड़ा ना भूलिएगा, चिप्स पकौड़ा ना भूलिएगा। क्योंकि मौसम अच्छा है लाजमी तौर पे, तो मेरे ख्याल है हर कोई चाह रहा होगा कि उनके घर में कोई ना कोई मजेदार सी डिश तैयार की जाए। और मेरे घर में भी आई होप कि आज कोई मजेदार डिश तैयार की जाएगी। आपके घर में क्या बन रहा है? हमारे घर में तो आज सुबह सुबह जो है वो फ्राइज मामा तैयार कर रहे थे और कोशिश होती है कि चाय के साथ जो मजे मजे की चीजें तैयार की जाएं ताकि जो मजा है उसको दुबाला किया जा सके मौसम के मजे को। लेकिन अच्छी बात यह है कि मानसून का आगाज हो चुका है, लेकिन मानसून के आगाज होते ही अब्र रहमत बादुकात अब्र रहमत भी बन जाता है। आपको भी तो पता है ना फातिमा, आज सड़कों की क्या सूरत हाल थी? वैसे आते हुए आपने देखा होगा रोड। बिल्कुल हनान, मैं आते हुए बहुत मुश्किल था आज स्टूडियो तक पहुंचना। रास्ते में पानी जगह जगह पर जमा हुआ था, खड़ा हुआ था। शहरियों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था वहां से गुजरना। मोटर बाइक्स बंद हो रही थी, साथ ही साथ गाड़ियां बंद होते हुए नजर आ रही थी। सड़क की एक जो साइड थी कंप्लीटली वो सबमर्ज थी पानी के अंदर, यानी कि वो पानी से भरी हुई थी काफी हद तक, जिसकी वजह से गाड़ियां बंद हो रही। गाड़ियां तो बंद हो रही थी, लेकिन ये मौसम जो है ना शायराना तबीयत का है। और हमारे एक रिपोर्टर है रमजान मिर्जा, उनकी मुझे बहुत याद आई। आजकल बड़ी जबरदस्त शायरी कर रहे हैं, उनके स्टेटसेस मैं काफी ऑब्जर्व करता हूं और जबरदस्त किस्म की शायरी कर रहे हैं। और शायर जो है इस मौसम के अंदर कुछ ज्यादा ही इंसान का जाग जाता है। आई थिंक हमारे ऑफिस में स्पेशली बहुत टैलेंटेड लोग हैं और बहुत ही शौकीन भी हैं। आई थिंक बारिश के साथ शायरी करना ये भी बड़े टैलेंटेड लोगों को काम होते हैं। आम इंसान को कहाँ पे इस तरह की चीजें जो है दिमाग में आती है। छेड़छाड़ और उस छेड़छाड़ के साथ फिर खेलना। आज तो मुझे लग रहा है कि हनान भी बहुत ना शायराना मूड में है। हाँ, शायराना मूड में अक्सर औकात लोग हो जाते हैं इस तरह के मौसम में। और हाँ, सिंगर्स भी वक्तन फवक्तन, वो जिसे कहते हैं ना फसली बटेरे, तो सिंगर्स भी जाग जाते हैं। शायराना तबीयत के साथ साथ लोगों का दिल भी करता है गुनगुनाएं, मौसम को एंजॉय करें। लेकिन ये एक अच्छी चीज है, जिंदा दिल होने की जनाब मिसाल है। तो अगर आप जिंदा दिल हैं तो अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करें, शायरी करें, गाने गाएं, खाबे खाएं, लेकिन लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय करें। हाँ, एंजॉयमेंट की जब बात हो रही हो तो हमारे कुछ रिपोर्टर्स हैं उनको भी शामिल कर लेते हैं। शाहिदा ने आज हमें ज्वाइन किया है, तो शाहिदा वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। जनाब कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हनान आप सुनाए कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। शाहिदा, मौसम आज काफी अच्छा है, क्या कहेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह, मौसम तो बहुत ही शायराना, और आप तो वैसे ही बहुत शायराना मिजाज रखते हैं।
और चहक भी रहे हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा मुझे ये खैरियत है बताइए, वैसे, ये मौसम का असर है या कुछ हाँ, और बस बात है? कह सकते हैं, शो के बाद बताता हूँ आपको। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि अक्सर आप बीपर शिपर काफी देते हैं वेदर पे, तो क्या कहेंगी बाहर की क्या सूरत हाल है? आज पानी भी काफी ज्यादा रोड्स के ऊपर खड़ा है। हनान, बारिश अगर बरस रही है, अब्र रहमत ये तो बरसी है, और शहरियों ने शुक्र भी अदा किया है कि चले गर्मी से कुछ तो जान छूटी, क्योंकि काफी रोज से जो है वो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। लेकिन आज जो है रात से ही गर्मी की जान छूट गई है और शहरी जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर वही बात आप जो फातिमा के साथ डिस्कस कर रहे थे कि सड़कों का बहुत बुरा हाल, क्योंकि बारिश जब होती है तो सड़कें जो है वो हमारी नदी नाले और तालाब बन जाती हैं और शहरियों का गुजरना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए जो है वो अगर वासा हुकाम या वासा के जो नुमाइंदगे हैं, अगर वो टाइमली इस पे जो है वो एक्शन लें, सड़कों की जो है वो, एक तो खासतौर पर ये बात कोट करना चाहूंगी कि रोड बहुत, उसका डिजाइन बहुत खराब है रोड्स का, और उनकी हालत भी मेरे ख्याल है बहुत रोड खराब का है। डिजाइन इस तरीके से बनाया जाए कि अगर पानी जो है वो जब भी बारिश हो तो जमा ना हो, लेकिन जब भी बारिश होती है हमारा जो बारिशी पानी है वो जमा हो जाता है, जिसकी वजह से शहरी जो है बारिश को एंजॉय तो करते हैं लेकिन साथ साथ आज जब आप आ रही गिरते थी भी हैं। रास्ते में, तो आपका सफर जो था कितना मुश्किल था या कितना आसान था? फातिमा, बहुत मुश्किल था, ऊपर से बारिश बरस रही और नीचे जो है वो तालाब बने हुए हैं सड़कें, तो बहुत अच्छा एक और चीज भी है फातिमा जो मैंने ऑब्जर्व किया, बड़ी डेंजरस है। मतलब आप रोड के ऊपर आ रहे हैं, पानी ऊपर खड़ा है, चलें ठीक है पानी खड़ा है ये भी मान लिया, लेकिन बाइक के ऊपर या गाड़ी के ऊपर सफर करने वाले या साइकिल के ऊपर सफर करने वाले ऐसे लोग जा रहे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता आगे सीवरेज गटर खुला हुआ है, उसका ढक्कन मौजूद नहीं है या कोई गड्ढा मौजूद है, तो अगर स्पीड से आ रहा है पानी की वजह से वो नजर नहीं आता, एक्सीडेंट भी हो जाता है इसकी और वजह बिल्कुल से। हनान, और यहाँ पे जब मैं आ रही थी फॉर एग्जांपल, मुझे इसी चीज की फिक्र थी कि मुझे हो सकता है कि नजर ना आए कि आगे क्या है पानी की वजह से, तो मैं जो मेरे आगे गाड़ी जा रही थी उसको फॉलो कर रही थी और देख रही थी। और इसी तरह से मेरे ख्याल है लोगों को करना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल होता है। कई दफा आपके आगे कोई चीज नहीं होती है तो आपको किस तरह से पता कि आगे क्या है। और मैंने कई जगहों पे खड्डों के अंदर मोटर बाइक्स को जाते हुए भी देखा रास्ते के अंदर, जहां पे वो फंस गई थी, जिसके बाद बंद भी हो गई थी, और शहरियों के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। और हम तो चाहते हैं कि फैसलाबाद की शहरी जो है, बारिश हो या कोई और मौसम हो, बड़े खुशगवार रहें। और इतने खुश लोग होते हैं फैसलाबाद के स्पेशली, तो उनको उदास देख के बंदे को और परेशानी में देख के बिल्कुल अच्छा अच्छा वैसे आपके साथ भी फातिमा ऐसे होता है अक्सर के जब पानी रोड के ऊपर खड़ा हो, लेकिन रोजाना की बुनियाद पे आप वहां से गुजरते हैं तो सड़क का नक्शा हिफ्ज हुआ होता है इंसान को कि कहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, कहाँ पे खड्डा है, तो फिर उस हिसाब से गाड़ी चला के आ रहा है। बिल्कुल हनान, आज ये भी मुझे एक प्लस पॉइंट मिला कि कई जगहों पे जहाँ पे मेरे आगे अगर कुछ नहीं था, तो क्योंकि ऑफिस का रास्ता जो है वो आप रोज गुजरते हैं, आपको पता होता है किस साइड से आप गुजरेंगे, तो वहां पे आपको कोई खड्डा वगैरह नहीं मिलेगा, तो काफी तौर पे उससे काफी आसान हो गया। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अच्छा फातिमा ये बताइएगा कि अगर खास तौर पे इस सिचुएशन की बात करें जो कि अभी चल रही है, वासा काम तो जो है उस तरह से काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, अभी एक्टिव मुतहरक सड़कों के ऊपर नजर नहीं आ रहे जैसे होने चाहिए। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अब इन्हें बाहर आना चाहिए, कोई सूरत हाल देखनी चाहिए ना। बिल्कुल हनान, एक्चुअली रास्ते में आते हुए मैंने कुछ वीडियोस भी बनाई, जस्ट बिकॉज मैं चाहती थी कि जब भी वासा के ऑफिशियल्स जो हैं हमारे शो के अंदर हैं, हम लाजमी तौर पे इन चीजों के बारे में बात करें। शाहिदा से भी पूछे ना जरा इस हवाले से, शाहिदा भी तो आ जाएंगे ना। बिल्कुल शाहिदा, बहुत मुश्किल था सड़कों पे आना, लेकिन आपने जो बात की कि खड्डे बहुत ज्यादा हैं और साथ में जो मैन होल है उसके ढक्कन खुले हैं, तो ये बहुत शहरियों के लिए, क्योंकि जो शहरी डेली नहीं आते उनके लिए मुश्किल होती है, उन्हें रास्ता समझने में मुश्किल होती है। फातिमा वाली बात के गाड़ियों को फॉलो करते हुए जाना पड़ता है कि कहीं कोई खड्डा ना हो, कहीं टायर जो है वो जो मैन होल खुला है उसका ढक्कन खुला है उसमें ना गिर जाए, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन ये है कि वासा की कहीं कहीं गाड़ियां लगी भी हुई हैं अभी जो है वो पानी निकालने के लिए, लेकिन शायद या वासा के पास वसाइल की कमी है कह सकते हैं, या उनके पास मेम्बरान की कमी है या अमले की कमी है, जिसकी वजह से ऐसा कुछ उनको। आपको लगता है कि वासा के पास वसाइल की कमी है? नहीं, हो सकता है फातिमा, ऑफ कोर्स हर इदारे में जो है वो कुछ न कुछ मसाइल होते हैं। अब वासा के बाद अब पूरा शहर इतना बड़ा है और हर सड़क पे तकरीबन आप देख ले कोई सड़क ऐसी खाली नहीं होगी जहाँ में पानी ना खड़ा हो। तो लेकिन हमें क्या कहीं पर तो बेहतरी नजर नहीं आनी चाहिए? अगर वसाइल कम भी हैं, कोई चीज तो की जानी चाहिए बजाय कि इसके कि कुछ भी ना किया जाए। हाँ, ये तो आपकी बात ठीक है कि कहीं पर तो बेहतरी आए, लेकिन ये है कि जब उन्हें 41 की जानब से जब आगाह किया जाता है, 41 की जानब से शहरियों के मसाइल आगाह किए जाते हैं, उन्हें बताया जाता है कि भाई यहाँ पानी खड़ा है, यहाँ पे मसाइल हैं, तो तब आई थिंक वो वासा की गाड़ियां थोड़ी सी हरकत में आती हैं, वासा का अमला जब वो हरकत में वैसे आता है। खवातीन घर पे क्या बनाना पसंद करती हैं इस मौसम में, जरा बताएं ना आप भी। शायद बहुत चटपटी डिशेस बनती हैं, लाइक व्हाट? जो कि समोसे, पकौड़े,
दही बड़े और ये चटपटे चिकन के मुख्तलिफ पकवान जो आपके क्या बनाए प्लान जाते है जनाब, आप बताएं ना जरा, आज घर जाके क्या बना रहे हैं आप अपने हस्बैंड के हनान, लिए? अगर तो मौसम ऐसा रहा तो यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ तो चटपटा आप बनेगा। बनाएंगी या बनवाएंगी? नहीं, मैं खुद बनाऊंगी क्योंकि मुझे बनाना ज्यादा अच्छा लगता है। मैं खुद अच्छा। बनाती हूँ और मैं यकीन तौर पर जो है वो यकीन जाती मानो हूँ आप बनाने, जब तो मुझको बनाते ऐसा होगे लगता है। आपके हस्बैंड को इससे भी ज्यादा अच्छा लगता होगा, क्योंकि उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है जब कोई उनके लिए कुछ तैयार करके लाए। अरे तो हनान, मजे की बात है कि मैं जब भी कभी कुछ खाना बनाया ना, मेरे हस्बैंड ने ये कहा मुझे बड़ी खुशी होती है तू खाना काम करती है। चलें जी, आप खुशकिस्मत है और हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपकी जोड़ी कायम रखे। अच्छा, कुछ शहर के हवाले से मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। शाहिदा हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। शाहिदा, क्या कहेंगी, वेदर की आने वाले दिनों के अंदर सिचुएशन क्या रहेगी? और आज तो काफ़ी पार्क्स के अंदर भी रश देखने को मिलेगा और रेस्टोरेंट्स भी आज भरे रहेंगे, क्योंकि शहरी आज रुकने वाले नहीं है मुझे लगता है। बिल्कुल हनान, फैसलाबादी तो जिंदा दिल है और इस तरह का मौसम तो वो ढूंढते हैं। वैसे भी सर्दियां हो, गर्मियां हो, बारिश का मौसम हो तो यकीनी तौर पर फैसलाबाद के जो शहरी हैं वो इंजॉय करते हैं। और अभी भी देख ले, मेरे ख्याल में रश होगा, कहीं होटल्स हैं या रेस्टोरेंट, उनमें काफी रश होगा और घरों में भी कोई ना कोई पकवान तो पक ही रहे होंगे क्योंकि इस तरह का मौसम में वैसे बड़े enjoy मुझे करते किसी ने कहा आज कि खवातीन का रश फातिमा स्टेडियम के अंदर काफी ज्यादा होगा शाम को। मैंने पूछा क्यों? कहते हैं शहर की सबसे ज्यादा गोलगप्पे की रेहड़ियां वहां पे है ना, तो इसमें कितनी सदाकत है वैसे। ये बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। हाँ शाहिदा, आई थिंक हमेशा ये दिल करते हैं जब भी बारिश हो, मौसम अच्छा, अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं तो जाओ। हनान, गोलगप्पे तो वैसे लड़कियों की पसंदीदा डिशेस कह रहे हैं कि बहुत पसंद है गोलगप्पे हो और अच्छा, मैं लड़कियां फील रुके कर रहा ना हूँ, बात देख के। करते हुए भी पानी आ रहा है आपके मुंह में, मुझे लग गोलगप्पे रहा है। हो, कहीं रेडी गोलगप्पे की नजर आए और लड़कियां रुके ना, ऐसा नहीं हो सकता। उनके तो मुंह में फौरी से पानी आ जाता है गोलगप्पे का नाम सुन के कि यार गोलगप्पे हैं और खाए ना, ऐसा नहीं हो सकता। पापड़ी चाट भी बिल्कुल जरूर, ये तो जरूरी है हनान। इस मौसम में तो पिज्जा, बर्गर, शवारमा, समोसे, पकौड़े, पापड़ी चाट, ये सब बहुत जरूरी है और मेरे ख्याल में एंजॉय भी करना अच्छा, चाहिए। सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर फातिमा वेदर ऐसा ही रहा तो बड़ी ईद भी आ रही है आगे, मौसम खुशगवार होगा वैसे। बिल्कुल हनान, मैं एक्चुअली आज मौसम का जो फोरकास्ट है वो चेक कर रही थी और हो सकता है कि हमें ईद वाले दिन अमूमी तौर पे बारिश देखने को मिले, लेकिन अभी क्योंकि एक हफ्ता पड़ा हुआ, ऐसी कोई पक्की बात नहीं है। तो शायद आपको पता है कि मूड तो वैसे ही अच्छा हो जाता है इस मौसम के अंदर। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगेगा या दोस्तों के साथ? नहीं, मेरे ख्याल में दोस्तों के साथ ज्यादा मजा आता है। अच्छा। हाँ, लेकिन शाम के बाद जब घर जाएंगे तो फैमिली के साथ ऑब्वियसली एंजॉय मतलब करेंगे। वो तो होती होती। हाँ, वो तो होती है, लेकिन जो ड्यूटी टाइम में और दोस्तों के साथ ऑफिस में और कलीग्स के साथ जो एंजॉय करने का मजा आता है वो अलग ही होता है। लेकिन लोगों को वैसे ये नहीं भूलना चाहिए नान कि अभी भी हम लोग कोरोना मतलब खत्म नहीं हो हाँ। गया है, तो थोड़ा ध्यान तो करना पड़ेगा। मुझे अंदाजा है कि अभी हमें कितना रश देखने को मिलेगा आज, क्योंकि ईद की वजह से वैसे ही मार्केट्स में बहुत रश है। शायद आपको अंदाजा हो गई, भरी हुई है मार्केट्स आजकल, ना दोपहर को आप जा सकते हो ना शाम को आप जा सकते हो। तो लेकिन आज मेरा ख्याल है हर फातिमा, जगह आज के दिन तो वैसे ही कोरोना को शहरी जो है वो बाय बाय कह देंगे क्योंकि आज इतना अच्छा मौसम है ना, शहरी नहीं रुकने वाले क्योंकि इतने हाँ अच्छे रुके ना, मौसम में लेकिन तो- एसओपीज का तो ख्याल रख सकते हैं, नहीं, मास्क लगा हाँ, सकते हैं, हनान, हैंड सैनिटाइज कर सकते हैं। इसका नहीं मतलब ये नहीं होगा। कि आप सुपरमैन बन नहीं गए हैं होगा। वैक्सीन लगवा के और जनाब कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन ख्याल रखें क्योंकि कोविड एक ऐसी चीज है, अभी ये भी कहा जा रहा है ना कि डेल्टा के केसेस सामने आए, बिल्कुल, और This is काफी dangerous ज्यादा, for us। तो cases हमें हैं थोड़ा सामने। ख्याल करना चाहिए इस हवाले से। तो मैं लाजमी तौर पे अपनी ऑडियंस को पैगाम देना चाहूंगा कि जनाब आप जहां मर्जी जाएं, जो मर्जी करें, लेकिन एसओपीज का, फासले का, मास्क का, हैंड सैनिटाइज का, इन चीजों का ख्याल रखें ताकि आप और आपके घर वाले आप महफूज रह सकें इस कोरोना जैसी वबा बिल्कुल। से। और शाहिदा, मैं चाहूंगी कि ऑब्वियसली जब आप फील्ड में होती हैं या आप डिफरेंट लोगों से आपकी मुलाकात हो रही होती है या आप रश वाले एरियाज में होती है, क्योंकि कई दफा आपको पता है कि आपने इंटरव्यू करना होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, किस तरह से एसओपीज का ख्याल रखती हैं, किस तरह की प्रिकॉशनरी मेजर्स देती है? मैं चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंस के लिए जो स्पेशली आज बाहर जाने का सोचें उनके लिए थोड़ी आसानी हो जाए। बाद में जब फील्ड में जाते हैं तो हमेशा से हमारे जो ऑफिस का स्टाफ है, हमारे बॉस हैं, उनकी तरफ से बड़ी ये कोशिश होती है कि हमारा स्टाफ हमेशा सिक्योर रहे और मास्क का खास तौर पर, सैनिटाइजर का बड़ा जोर दिया जाता है ना। आपने भी देखा होगा कि ऑफिस में भी हमेशा जो है वो डॉक्टर साहब कहते हैं फासले पे बैठे, धक्के लगा रहे हो, हाँ, मास्क फासले पे बैठे, पास नहीं बैठना किसी ने, फासले पे बैठे, सैनिटाइजर यूज करें और खास तौर पे मास्क लगाएं। मास्क और फासले का तो डॉक्टर साहब खुद इतना ख्याल रखते होते हैं कि किसी को भी कहते हैं कहीं से दूर से भी देख लेना ये बंदा पास बैठा है
5 रुपये हमारे और शायद यही वजह है हमारे ऑफिस में किसी को बिल्कुल। सिम्टम्स नहीं आए। बिल्कुल हनान, हमारा ऑफिस का स्टाफ महफूज है और इतने जो है वो सिम्टम्स नजर नहीं आए, इतना जो है सीरियस किस्म का बीमार नहीं हुए। और खासतौर पर ये ख्याल रखना ऑडियंस को भी चाहिए कि ख्याल रखें, क्योंकि ये तो जरूरी है। अच्छा, खवातीन जो पीटीआई की होती हैं या फिर नॉन लीग की जिनकी आप कवरेज वगैरह भी करते हैं, वो किस तरह से इस मौसम के अंदर एंजॉय करती हैं? क्योंकि बिला वजह भी सियासी पार्टीज रख ली जाती है ना ऐसे मौसम में, बहाना कुछ और ही होता है। बिल्कुल बिला वजह तो रख ली जाती है, लेकिन इस मौसम में तो लाजमी तौर पर रखेंगी, क्योंकि मेरे ख्याल में हनान एक सवाल पूछूंगी, क्या मर्द जिंदा दिल ज्यादा होते हैं या औरतें? मेरे ख्याल में खवातीन होती है ज्यादा, क्योंकि हम जो है ना, हमारा ज्यादा दिल करता होता है यार बहुत मजे का मौसम है, एंजॉय करें। आप लोग एंजॉय करते हैं क्योंकि मर्दों की फैमिली जो अब उनकी बैठक है उनके अंदर आप नहीं ना कभी गए, तो जो मर्द होते हैं वो भी बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन द थिंग इज कि जब भी आप अपने दोस्तों के साथ होते हो, आप कभी बैठे हैं औरतों की बैठक में, इसलिए शायद आपको भी अंदाजा नहीं है कि औरतें जब साथ बैठी होती है तो वो कितना एंजॉय करती हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही है। कहने का यहाँ पे मकसद ये था कि चाहे मर्द हो या खवातीन, जब अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं ना तो एंजॉय भरपूर तरीके से मर्द थोड़ा खड़ूस से नहीं होते? नहीं नहीं नहीं, क्यों खड़ूस से होते हैं जनाब, खड़ूस बिल्कुल नहीं होते। तो मर्द बड़े खुश मिजाज होते हैं, उनकी कोशिश होती है ज्यादा से ज्यादा चिल आउट किया जाए, एंजॉय किया जाए, और बड़ा जबरदस्त। मतलब मैं अपने फ्रेंड सर्कल की बात करूं, हम तो इतना चिल करते हैं जिसका कोई, मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, जैन है, अवैस है, शुएब है और बिलाल है, बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत हम रखते हैं आपस में, हमारा ग्रुप बहुत अच्छा है। लेकिन इसी तरह गर्ल्स का भी तो ग्रुप्स होते हैं ना, तो वो भरपूर तरीके से आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ, चाहे वो कॉलेज की हो, यूनिवर्सिटी की हो, बहुत एंजॉय करते हैं। आप शायद सही कह रहे हैं, क्योंकि अक्सर देखें ना तो मनचले जो है वो बारिश का मौसम हो और वन विलिंग करते हुए भी, तो वो बहुत ज्यादा नजर, ये बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी सर। वो लगता है उन्हें लगता है कि हम इंजॉय करें, और हम ये इस तरीके से इंजॉय करके जो है वो मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। और यकीन जानिए बाजुकात फातिमा ऐसे भी होता है। मैं सोशल मीडिया पे कल एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, वो अब देखे ना कि एक इम्प्रेस करने के लिए आप उन लोगों को जो कि आपको जानते भी नहीं रोड पे जा रहे हैं, तेज रफ्तार से बाइक चला रहे हैं, तो इट इज डेंजरस फॉर यू, बहुत बहुत डेंजरस है हनान। और बिकॉज हम अपनी ऑडियंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत खास हैं, आप लोगों के प्यारे जो हैं बहुत खास है हमारे लिए। हम यही मैसेज देंगे कि आप लोग लाजमी तौर पे बारिश हो या बारिश ना हो, ये किसी भी तरह के स्टंट्स जो हैं उनसे दूर रहे। वो मजे का कोई तरीका नहीं है, वो एंजॉयमेंट का कोई तरीका नहीं है। आपकी फैमिली आपके साथ है, आपके प्यारे आपकी कदर करते हैं, और अगर आपको जरा सी खरोच भी आती है तो उनका दिल दहल जाता है। तो सोचें अगर आपको कुछ हो जाए, खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाए, तो आपके प्यारों पे क्या गुजरेगी। उनका सोच के कभी भी इस तरह की कोई हरकत ना करें। हमेशा रोड सेफ्टी को दिमाग में रखें, हमेशा इस तरह के स्टंट्स या चीज़ों से दूर रहें। बहुत आपका दिल कर रहा है एंजॉय करने का, भाई भागें दौड़ें, अपने घर के अंदर आप थोड़े से चक्कर लगाएं। आपकी एनर्जी जब आप लगेगी ना, बारिश के अंदर भी आप एंजॉय करेंगे, अगर आप वॉक करें या एंजॉय करें, तो आपकी एनर्जी जब लग जाएगी ना, उसके बाद आपका दिल भी नहीं करेगा इस तरह का कुछ करने का। एंड ऑफ कोर्स अगर शायद हम बात करें रोड सेफ्टी के हवाले से, तो बारिश हो या बारिश ना हो, नौजवानों को भी और हर उम्र के लोगों को ध्यान जरूर रखना चाहिए। बिल्कुल फातिमा, आप सही कह रही हैं, क्योंकि अक्सर वन व्हीलिंग जो होती है वो खतरनाक होती है। आप सही कह रही हैं कि सेफ्टी रखनी चाहिए अपने प्यारों के लिए। ज्यादा अच्छा नहीं है कि घर के अंदर अगर आपको बारिश में मजा आ रहा है तो आप बाहर निकले, 4-5 चक्कर लगाएं, अपने बाहर निकले, वॉक करें, पार्क में जाएं, एंजॉय करें। हमारी तरह कभी गोलगप्पे खा के देखें कितना मजा आएगा। अच्छा, इसमें ये भी तो होता है ना फातिमा कि आगे जब ईद आने वाली है, मौसम इसी तरह खुशगवार रहा, तो रात को जो बारबेक्यू पार्टीज होती है ना, उसका मजा दुबाला हो जाएगा। वैसे हनान, वैसे आपको पता है ना कि हमारी पूरी टीम का भी मेरे ख्याल है कोई पिछले साल से प्लान बना हुआ है। नहीं, इंशाल्लाह उसे इस साल इम्प्लीमेंट करेंगे हम। एक्चुअली हमारी मसरूफियत भी तो आपको पता है ना कितनी ज्यादा होती है, सर खुजाने का भी वक्त नहीं होता। शायदा इस चीज को सेकंड करेंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हनान सही कह रहे हैं, और बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि जितना हम लोग बिजी होते हैं, और बस अब यहाँ से शो से फ्री हुए और फील्ड में निकल सकते हैं, इवन फील्ड में निकल जाते हैं, फिर वहां पे जाके आपके इश्यूज, आपने हर बुलेटिन के लिए न्यूज देनी होती है, और बड़े एक जिम्मेदारी के साथ जो है वो रिपोर्टिंग भी करनी होती है। और हनान, आई थिंक इसमें ये भी होती है कि जब आप हार्ड वर्क करते हो, जब आप मेहनत करते हो, तो वो मेहनत नजर आती है आपकी जिंदगी में। इसलिए हमारी जो पूरी टीम है सिटी 41 की, लाजमी तौर पे बहुत मेहनत करते हैं सब लोग। अपनी जो लाइफ है, अपनी जो पर्सनल लाइफ है, उसको सैक्रिफाइस करके काम करते हैं। लाजमी तौर पे वो नजर आता है कि आप खिदमत कर रहे हैं लोगों की मदद करने की कोशिश कर। लेकिन हाँ, ये जो बारबेक्यू पार्टी हमने बात की है, जिसकी मैं इसलिए ये मेंशन कर रही थी कि लाजमी
लाजमी तौर पे एट सम पॉइंट हमें इसको कर लेना चाहिए। और ऑफ कोर्स शायद आपको पता है कि डिफरेंट तरह की ओकेजन्स तो ज़िंदगी में होती ही हैं, लेकिन फैमिली हो या फ्रेंड्स हो, अगर आप सब साथ हो, अगर आपके जो प्यारे हैं वो आपके साथ हो, जो आपके इंपॉर्टेंट जिंदगी में लोग हैं वो साथ हो, तो कोई भी जो ओकेजन है वो खास हो जाता है। बिल्कुल, कोई भी जगह हो, कैसे भी हो, अगर फैमिली साथ है, आपके दोस्त साथ हैं, तो यकीनी तौर पर जो मजा है वो दोबारा हो जाता है। और मौसम नहीं देखा जाता, चाहे वो गर्मी हो फिर या बारिश हो या सर्दी का मौसम है, लेकिन एंजॉय हो जाता है। अच्छा, कुछ फैमिली मेंबर्स ऐसे भी होते हैं ना, जैसे आप दोस्तों की बात करें तो कुछ आपके फैमिली मेंबर भी दोस्त ही होते हैं जिनके साथ आप बड़ा शुगल मेला, हंसी मजाक करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। बिल्कुल, हनान मेरा छोटा भाई ऐसा है मेरे साथ, उसके साथ मैं अपनी हर बात कर लेती हूँ। इवन कि मैं अगर फील्ड में कुछ भी मेरे साथ होता है ना, तो मैं उसके साथ डिस्कस करती हूँ और हम दोस्तों के सारा दिन जो है वो एंजॉय करते हैं। और बिल्कुल, ये फैमिली मेंबर के अंदर आपके फ्रेंड्स मौजूद हो, ये भी बड़ी नेमत होती है। मेरी भी जो छोटी बहन है उसके साथ मेरा बड़ा मजाक है, बहुत एंजॉय करते हैं हम लोग। तो वैसे भी बहनों का भाइयों के साथ और भाइयों का बहनों के साथ जो प्यार होता है वो बड़ा अनमोल होता है। बिल्कुल हनान, आप सही कह रहे हैं, वो एक अलग ही रिश्ता है और इसको शायद मेरे ख्याल में लफ्जों में बयान भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, और लफ्जों में बयान किया भी नहीं जा सकता। मेरा भाई पाकिस्तान में नहीं है एट द मोमेंट, मेरी बहन खैर पाकिस्तान में है इस वक्त, और उसके साथ बल्कि अभी कुछ दिन पहले भी आपको याद होगा हनान, बारिश हुई थी। आज तो सुबह ऑफ कोर्स मैंने ऑफिस आना था, बट हम बाहर बैठे हुए थे, लॉन में बैठे हुए थे, बहुत अच्छा लगा मतलब वक्त गुजारना। तो आई थिंक फैमिली की जो इंपॉर्टेंस है ना, स्पेशली क्योंकि मैं अपनी फैमिली से बहुत वक्त दूर रही हूँ, इसलिए शायद आपको वैल्यू ज्यादा हो जाती है आपके लिए, और भी वो जो छोटी छोटी चीजें होती है, छोटे छोटे लम्हे होते हैं, वो और भी खास हो जाते हैं। अच्छा, हमारी जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है खवातीन के हवाले से क्या देख रही हैं? खालिदा मंसूर भी काफी एक्टिव नजर आती हैं, लेकिन दूसरी जानब देखे जाए फिरदौस राय भी एक्टिव हैं। आने वाले दिनों के अंदर खवातीन का रोल क्या होगा पॉलिटिक्स के हवाले से हमारे शहर के अंदर? कि आने वाले दिनों में हनान खवातीन जो है वो पावरफुल हो जाएंगी और तकरीबन मेल के बराबर जो है वो काम कर सकेंगी। और अभी देखें आप, ना सिर्फ MNAs या MPS खवातीन को देख लें, बल्कि वो खवातीन जिनको कुछ ओहदे मिले हैं पंजाब की तरफ से या हुकूमत की तरफ से, अगर उन्हें कोई सदर या नायब सदर सेक्रेटरी का ओहदा दिया गया, वो भी अपने अपने लेवल पे बहुत काम कर रही हैं। स्टिल अभी भी देखा जाए, शायदा आप इस चीज को सेकंड करेंगी कि जिस तरह से मर्द हजरात के जलसे जुलूसों में रश होते हैं, खवातीन अब भी 10, 20, 30, 40, 50 ही होती हैं ज्यादा से ज्यादा। इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू क्योंकि करेंगे। आज हनान खवातीन का जो पड़ला है वो भारी है हमारी स्टूडियो में, तो मजीद इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। तो जी ऑफ कोर्स आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि हमने फैसलाबाद से रिलेटेड अगर कोई भी इंटरेस्टिंग या फिर इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनको लाजमी तौर पे अपने शो में डिस्कस करें। शाहिदा परवीन हमारी रिपोर्टर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, जिसमें हमने बारिश के हवाले से भी बात की और कुछ फिर थोड़े से सेमी सीरियस टॉपिक्स भी हमने इंक्लूड करने की कोशिश की, क्योंकि लाजमी तौर पर फैसलाबाद के हवाले से बात करें, पिछले कुछ सालों में जो औरतें हैं बढ़ चढ़ के हर जगह पर सामने आई हैं। चाहे वो हम सड़कों पे ही बात कर लें, जो गाड़ियां पहले हमें बहुत कम औरतें चलाती हुई नजर आती थी, अब फैसलाबाद के अंदर काफी औरतें जो है गाड़ी चलाते हुए नजर आती हैं। अगर बात करें ड्राइविंग के लिहाज से, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है अगर कोई फीमेल्स जो है फैसलाबाद में ड्राइव कर रही हैं, कोई बेहतरी होते हुए नजर आ रही है चीजों के अंदर। कई दफा होता है समझा जाता है कि औरतें बुरी ड्राइवर होती हैं, ये आखिर क्यों है? क्यों लोग समझते हैं कि औरतें अच्छी गाड़ी नहीं चलाती? नहीं फातिमा, ऐसी कोई बात नहीं है, अब आप भी ड्राइविंग करती हैं गाड़ी। मैं कह रही हूँ लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? लोगों के माइंड सेट बन गया है ना कि खवातीन जो है वो ड्राइविंग अच्छी नहीं कर सकती, बड़ी आहिस्ता से चलाती हैं, खवातीन को चलानी नहीं आती। लेकिन मेरे ख्याल में खवातीन गाड़ी अच्छी ड्राइव कर लेती हैं। अब बाइक थोड़ी सी कर जाती है, लेकिन मोस्टली की जब बात की जाती है ना तब थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन बहुत अच्छी ड्राइवर हनान मान गए कि गाड़ी जो है वो खवातीन बहुत अच्छी गाड़ी चलाती। बारबेक्यू पार्टी की जो हम बात करते हैं ना, आज हनान को कर लेनी चाहिए, क्योंकि आज हनान मान गए कि लड़कियां अच्छी गाड़ी चलाती हैं। आप गाड़ी की बात कर रहे हैं, हमारी ग्रुप के अंदर फीमेल बाइकर्स भी हैं, फीमेल बाइकर्स, लड़कियां हैवी बाइक्स चलाती हैं। वो आपसे अच्छी चलाती होंगी बाइक, बल्कि बताती होंगी आपको चला के कैसे बाइक चलाई जाती है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत अच्छी चलाती है, नो डाउट। नहीं हनान, एक वाकया मैं बताऊंगी कि मैं अपने बड़े भाई के साथ आ रही थी, रास्ते में एक खातून को ना बाइक चलाते हुए देखा, बड़ी स्पीड से बाइक चला रही थी और वो मतलब स्पीड से चलाते हुए हमारे पास से गुजर गई।
अब मैं भाई को कह रही, मैंने कहा देख ले ये खातून बाइक कैसे चला रही है, वो आपको बता रही है कैसे बाइक चलाई जाती है। कहते चुप करके नहीं बैठती तू। हाँ ये है, लेकिन बात मतलब ये खवातीन कि अच्छी नहीं, ड्राइवर है। खवातीन जहाँ पे अच्छा काम कर रही हैं उसे सराहना चाहिए। खवातीन की इक्वल कंट्रीब्यूशन ड्राइविंग के अंदर भी होनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक खातून घर पे बैठी हो और अपने मर्द के आने का इंतजार करे कि बाहर जाके कोई भी काम निपटाना हो। उसको गाड़ी चलानी आनी चाहिए, बाइक चलानी आनी चाहिए। अब एनवायरनमेंट शिफ्ट हो रहा है हमारा, तो उस शिफ्टिंग में हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। खवातीन को भी उतनी पार्टिसिपेशन हमें अपने माशरे के अंदर देनी चाहिए। हनान जब ऐसी बातें करती है ना, आई एम श्योर इनकी फैंस जो हाँ, है ना वो बिल्कुल। ज्यादा हो जाती है, वो इतनी खुश होती होंगी यार। बिल्कुल, हमारी ये जो साइड ली सच्चाई जा है, रही है। मैं हकीकत पे मबनी बात जो आज है वो 2-4 तो और बढ़ जाएंगी फ्रेंड। खुदा के लिए शायदा जाने। अच्छा शायदा, वैसे आप भी तो गाड़ी सीखे ना, गाड़ी या बाइक सीखी हनान आपने? मैं चला लेती हूँ, लेकिन फातिमा की तरह सही नहीं चलाती। हाँ। नहीं मैं मैंने भी तो सीखी सीखी है है। अपनी बाइक से। अब आप खुद मान गए इस चीज को। अच्छा मुझे ये बताइएगा, अभी तो मुझे अच्छी तरह से नहीं आती ना, अभी तो मैं सीख रही हूँ। अच्छा और मुझे लाजमी तौर पे ये थोड़े दिन क्योंकि- ये चलाइए बताएं भाई कि के अगर साथ। बारिशें इसी तरह जारी है, इसी तरह जैसे आज हुई है, आज एक बारिश के साथ आपने शहर में देखा जल थल एक हो गया और रोड्स, नदियां, नाले का मंजर पेश करने लगे हैं। अगर यही सिचुएशन आगे 2-4 बारिशें और हो जाती हैं तो मेरा तो ख्याल है पूरा शहर अभी भी डूबा हुआ है, मजीद डूब जाएगा। बिल्कुल है ना, लेकिन ये है कि हम जब साथ साथ जो है वो हाईलाइट करेंगे इशू को, तो मेरे नहीं ख्याल में ऐसा होगा कि वासा नहीं, कुछ तो असल में कुछ वासा तो को हरकत में कंट्रीब्यूशन भी आएगा। तो देना चाहिए ना इसमें। हाँ ये है कि Contribution, लेकिन वासा वो की कितना भी दे कंट्रीब्यूशन कोई सकता नहीं है कि ये जो धनोला रोड, मिलत रोड, ये सारी जो है ना इतने पानी में डूबे थे कि बाइक चलानी बहुत मुश्किल हो रही क्या थी, ये बहुत बातें वासा को पता नहीं है या पता है और वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, कोई कुछ करना नहीं चाहते? आखिर ब्रेकडाउन कहाँ पर है, कहाँ पे मसला आता है कि अगर अवाम को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, अगर वो चीजें उन तक पहुंच नहीं रही या पहुंच रही हैं और वो उनको फेस नहीं करना चाहते? फातिमा मजे की बात यह है कि पता है कि हर साल मानसून की बारिशें होती हैं और हर साल हमारा यही हाल होता है फैसलाबाद का। मतलब अगर देखा जाए तो यही कह सकते हैं कि वासा के तमाम जो एहलकार हैं, वासा के जो हुकाम हैं, वो आंखें मूंद के बैठे रहते हैं कि चले कोई बात नहीं, जब आएगी तब देख लेंगे कि क्या होता है। मतलब पहले से कोई भी उनकी जानब से कोई हिकमत अमली तैयार नहीं की जाती, कोई प्लान तैयार नहीं किया जाता किसके लिए कोई प्लान शायद बनाया जाए। अगर मैं बोल सकूं तो मैं ये जरूर बोलूंगी कि पूरा साल तो वो देखते हैं, ओबियसली जब आ भी जाती है मानसून, उसके बाद भी किया तो कुछ भी नहीं जाता, तब भी वही हालात रहते हैं जो कि पहले होते हैं। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो लोगों से गालियां खाते हैं वासा वाले। अच्छा मुझे ये लोग बताइएगा, कसम से लोग गालियां निकालते हैं। जब इस तरह के बारिश के पानी में लोग जाएंगे, उन्हें मुश्किल होगी गुजरने में, तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली गालियां तो और निकालेंगे ना। डिफरेंट तरह की बीमारियां भी बारिश का बिल्कुल। पानी जब इकट्ठा हो जाता है, स्पेशली जो लोग मोटर बाइक पे या साइकिल्स पे ट्रैवल करेंगे, गाड़ी का शीशा खोला होता है क्योंकि मौसम अच्छा, हवा चल रही होती है, तो काफी तरह की बीमारियां, मच्छरों से, डिफरेंट तरह के वो जो इंसेक्ट्स हैं उनसे वो भी फैल सकते हैं। और फातिमा आप देखेंगे कि आज का दिन ये तकरीबन कोई हफ्ता है ऐसे ही बारिश का पानी खड़ा रहेगा। अच्छा हमारे यहाँ कुछ नशेबे इलाके भी हैं जिनमें शमशाबाद का इलाका है, कूकियाँ वाले है, डी टाइप के कुछ इलाके हैं, और इस शहर में बहुत सारे इस तरह के मजीद इलाके भी हैं। गली मोहल्लों के अंदर जो सूरत हाल इंतहाई ख़राब होती है कि घरों के अंदर भी पानी जाना शुरू हो जाता है, लोग 2 वक्त का खाना नहीं खा पाते, वहाँ पे इतनी बुरी सूरत हाल होती है। लेकिन वासा काम मेन रोड से पानी हटाने में लगी होती है, उन मोहल्ले वालों की हफ्ता 2-2 हफ्ते कोई पुकार ही नहीं सुनता। हनान आप सही कह रहे हैं, यही कंडीशन होती है। और अक्सर जब जाते हैं रिपोर्टिंग करने, उनके मसाइल सुनने, उनके मसाइल को उजागर करने, तो इसी तरह के लोगों के मसाइल देखते हैं कि लोगों के घरों में पानी, फर्नीचर तक पानी जो है वो पहुंचा होता है और उन्हें खासी मुश्किल होती है। और बहुत सारी ये शिकायत भी सुनने को मिलती है कि हमने वासा को फोन किए, इतनी दरखास्तें दी हैं, लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा ना, मतलब सुनवाई नहीं हो रही। अब सड़कों से पानी निकल जाता है, लेकिन जो गली मोहल्ले हैं वहां से पानी बिल्कुल भी निकलता। और ईद कुर्बान आपको पता है कि करीब है और हर घर में कुर्बानी होगी तो बहुत मुश्किल होगा लोगों के लिए, उनके मसाइल जो हैं वो भी बढ़ और जाएंगे। शाहिदा, क्योंकि जैसे कि मैं पहले भी बात करी थी, फोरकास्ट के अगर हम बात करें तो बारिश हो सकती है ईद वाले दिन भी। क्या सूरत हाल होंगे, कुर्बानी भी लोगों ने करनी होगी अगर उस दिन बारिश देखने को मिलती है और लाजमी तौर पे पानी खड़ा हो जाता है जगहों पर, तब क्या करेंगे लोग? फातिमा अगर रोड्स इस तरीके से बनाए हों या वासा का अमला जो है वो एक्टिव हो, तो फिर तो बारिश मुश्किल, मतलब बारिश का कोई भी इशू नहीं है कि बारिश आए, फिर तो वो यही कहते हैं कि अब्र रहमत है। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन जब उसके बाद सहने को मिलती है, जब मुश्किल का सामना करना पड़ता है, तो लोग जो है वो यही कहेंगे कि ईद वाले दिन खुदारा बारिश ना हो, क्योंकि कुर्बानी करनी है, गोश्त होता है, गेस्ट आते हैं, बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, नमाज पढ़ने जाना है,
नए कपड़े और पहने होते हैं, जरासीम स्पेशली तो अगर ये बीमारियां बीमारियां हो रही है, मुख्तलिफ बीमारियां ताफून बिल्कुल को अलग से। और ईद की जब भी बात की जाएगी मैं अपनी ऑडियंस को लाजमी तौर पे यहाँ पे मुखातिब करना चाहूँगा, अगर बारिश होती है और बारिश के खड़े पानी में आप अलाइशें मत फेंकिएगा क्योंकि उससे बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो बड़ी रैपिडली होती है, बड़ी फास्ट होती है और उसकी वजह से बहुत सारी वबाएं हैं जो कि हमारे माशरे के अंदर फूट सकती है। डायरिया के केसेस सामने आ सकते हैं, नज़ला ज़ुकाम जैसे और बहुत सारे और भी बीमारियां हैं, पेचीदगियां आपकी जिस्म के अंदर जो कि पैदा कर सकती हैं। तो उससे बचने के लिए आप कोशिश करें कि आप बैग जो है, एक अगर आप जानवर 50,000 का खरीदते हैं, यकीन जानिए 100 रुपये का अगर आप कपड़े का बैग खरीद लेते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो लाइशें उसमें डाल के जो कंटेनर्स आपके घर के करीब किसी भी जगह पे वेस्ट मैनेजमेंट की जहाँ से फिक्स किए जाते हैं उसमें जाके फेंके ताकि उनको आसानी हो उसे ट्रांसपोर्ट करने में। और एक और अहम चीज़ जो कि मैं लाजमी तौर पे यहाँ पे मेंशन करता चाहता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि अभी शहर के अंदर मानसून की बारिशें स्टार्ट हो चुकी हैं। इन बारिशों के अंदर तो वैसे ही सीवरेज सिस्टम हमारे गैर फाल हो जाते हैं और गटर उबलना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें हमने क्या अहम रोल प्ले करना है ईद के ऊपर, वो ये है कि अलाइशें कभी भी हमें अपने गटरों के अंदर नहीं फेंकनी जिसकी वजह से वो सीवरेज सिस्टम की ब्लॉकेज का सबब बने। और अगर वो ब्लॉक होते हैं तो यकीन जानिए इतनी बारिश के पानी के अंदर जहां पे गलियां जो है वो नदी नाले का मंजर पेश कर रही होंगी, किस तरह से वो वेस्ट मैनेजमेंट के लोग होंगे जो कि उस गटर के अंदर घुसेंगे और उन अलाइशों को निकालेंगे। हमें भी एक जिम्मेदार होने, शहरी होने का सबूत जो है यहाँ पे देना चाहिए शायद। बिल्कुल हनान, मैं वही बात करूंगी, आप बात ठीक करें, क्योंकि हम अदारों को तो हमेशा कोसते रहते हैं, अदारों की जो है नेग्लिजेंसी वो दिखाते हैं कि अदारे ये नहीं करते, अदारे का अमला ये खराब, लेकिन हम देखते हैं कि हर ईद पे सड़कों पे लाशें दिखाई दे रही हैं, सड़कों पे पड़ी होती हैं और इतना ताफून तकरीबन 2-2 माह से जो है वो वहाँ पड़ी होती हैं। शहरियों को चाहिए कि एक आपकी बात ठीक है कि बैग खरीदें, जहाँ पे 50,000 60,000 का जानवर खरीदें तो वहीं पे 100 रुपये का बैग खरीद के और खुद भी जो है वो कुछ जिम्मेदारी लेना, क्योंकि हम जिम्मेदारी नहीं लेते, हमारे पानी जो है वो पड़ा उसमें फेंक देंगे कि खुद ही जो है वो अदारे आएंगे या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला आएगा उठा के ले जाएगा। अवेयरनेस की कमी भी एक इशू है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि एक छोटे से एक्शन से कितने बड़े बड़े मसाइल पेश आ सकते हैं, तो लाजमी तौर पे उनको अवेयर करने की जरूरत है। हम अपने प्लेटफॉर्म से तो पूरी कोशिश करते हैं, सिटी 41 के प्लेटफॉर्म से, कि लाजमी तौर पे जितना हो सके लोगों को आगाह कर सके, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन तक ये मैसेज नहीं पहुंच पाते। और क्या तरीके हैं, किस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से कोई कैंपेन्स होनी चाहिए, जिस तरह से हमें कोविड-19 के हवाले से चीजें बताई जाती हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या इस हवाले से भी इन्फॉर्मेशन होनी पिछली चाहिए? ईद पे हम देख रहे थे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से ना बल्कि हर गली में 3-3 4-4 बैग जो है वो दिए गए कि ये लाशें जो है वो इसमें डाली जाएं। उससे पहले भी कोशिश की जाती, कंटेनर जो है वो रखे जाते थे ताकि लाशें जो है वो जगह जगह पे ना फेंकी जाए शहरियों की तरफ से। और उम्मीद है कि इस बार भी ऐसा कुछ न कुछ होगा कि जिसकी वजह से आप एक मोहल्ले के अंदर 5 बैग दे देंगे, 20 घर हैं तो 20 घरों ने तो कुर्बानी करनी है ना। यहाँ पे मेंशन लाजमी तौर पे, पिछले शो के अंदर भी मैंने डीसी साहब को और कमिश्नर साहब को मुखातिब किया था, मैं इस शो में भी लाजमी तौर पे जनाब आपसे गुजारिश करूंगा कि जो भी मवेशी मंडियों के अंदर व्यापारी जितने भी जानवर सेल कर रहे हैं, ये उनके लिए लाजमो मलजूम रखा जाए कि अगर कोई व्यापारी एक जानवर सेल करता है जिसकी कीमत 70,000 80,000 है, तो वो साथ में अगर एक बैग फ्री भी उस शहरी को दे देगा कपड़े का, जिसमें वो लाशें ईद वाले दिन जो है वो इकट्ठी करके रख सकेगा, तो मेरा ख्याल है ये बहुत आसान हो जाएगी। जब कोई शहरी खरीदने के लिए किसी स्टॉल पे जाएगा तो वो कभी जहमत नहीं करेगा। आप बकरा खरीदें या बैल खरीदें, साथ ही में आपको एक बैग जो है वो थमा दिया जाए, तो इसको एसओपी के तौर पे इंप्लीमेंट किया जाए। जब एसओपी के तौर पे इंप्लीमेंट किया जाएगा तो हमारे मुआशरे के अंदर एक बेहतर चेंज होगा। एक छोटी सी एफर्ट के साथ एक बड़ा चेंज जो है हम अपने माशरे के अंदर ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारी इंतजामिया जो है उसे मुतहरक होना चाहिए। तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे क्योंकि शो जो है उसका फर्स्ट हाफ का वक्त जो है वो काफी कम रह गया। तो शायदा बहुत शुक्रिया आपका आज के शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो तो उसके लिए आपका हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग ज़बरदस्त होनी चाहिए। मेरा हेयर स्टाइल प्राइम हेयर क्लब, जबकि ड्रेसिंग जो है वो हसन मज़हर जो कि हमारे शहर के मारूफ डिज़ाइनर है उनकी तरफ से की गई। अगर आप भी चाहते हैं कि फॉर्मल सेमी फॉर्मल ड्रेसिंग की परचेसिंग करें, उसके लिए आपको कोहिनूर फर्स्ट फ्लोर पे जाना होगा, जहाँ पे आप हसन मज़हर की शॉप से बेहतरीन सी शॉपिंग करके अपनी शख्सियत को चार चांद लगा सकते हैं। बिल्कुल हनान, और लाजमी तौर पे आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है, तो
हर कोई चाह रहा होगा कि वो बड़े फैशनेबल से और कंफर्टेबल एट द सेम टाइम कपड़े पहने ताकि वो बारिश को भी इंजॉय कर सके। और ऑफकोर्स थोड़ा बहुत फैशनेबल तो रहना ही पड़ता है, और सोशल मीडिया की वजह से आई थिंक सबके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है, स्पेशली वो लोग जो सोशल मीडिया पे पोस्ट करना पसंद करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया को एंजॉय करना चाहिए और लाजमी तौर पे प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और हनान, एक और चीज़ है जो कि बारिश में बहुत अच्छी लगती है। क्या चीज़? चाय। चाय, और चाय चाहिए। और हमारी ऑडियंस के साथ जब हम चाय बनाएंगे तो उसमें तो फिर और भी मजा जो तो है फिर चलते हैं किचन में हो और जाएगा। चाय की तैयारी करते हैं आज, और जबरदस्ती चाय, कड़क चाय बना के हम भी मौसम के मजे को जो है वो दुबाला करते हैं, उससे लुत्फानंदोज होते हैं। तो आप भी जनाब घर के अंदर जब भी चाय बनाए तो इसके लिए आपका सबसे पहला इंतखाब डीएटी होना चाहिए, क्योंकि डीएटी बनाने वालों का ये कहना है कि इसे दुनिया के बेहतरीन बागात से चाय की पत्तियों को चुन के लाया जाता है ताकि आप तक एक ऐसी चाय पहुंचाई जाए जिसका टेस्ट, टेक्सचर, अरोमा बेहतरीन हो। और डीएटी की जब भी बात की जाती है तो दो तरह की क्वालिटीज इसके अंदर देखने को मिलती हैं। पैकिंग भी दो तरह की है, जिसके अंदर एक तो एक्सट्रीम क्वालिटी की जो कि येलो कलर की पैकिंग के अंदर मौजूद है वो है, और दूसरी जरा कड़क चाय पीने वाले जो जरा कड़क मिजाज के हैं उनके लिए डीएटी दाने वाली यानी रेड कलर की पैकिंग जो है वो अवेलेबल है। तो आज हम जरा दाने वाली चाय बना रहे हैं, तो क्योंकि हमारी कोशिश है कि एक कड़क चाय बनाई जाए जिससे मौसम के मजे को दुबाला कर दिया जाए। तो जनाब, अगर आप भी चाहते हैं कि घरों के अंदर आज मौसम को भरपूर तरीके से जो है वो एंजॉय करें, तो उसके लिए आपको डीएटी दाने वाली का इंतखाब करना होगा। और जब एक्सट्रीम क्वालिटी की चाय के हवाले से गुफ्तगू करते हैं तो उसको इस्तेमाल करने से लुत्फ तो मिलेगा ही मिलेगा, एक हीरे की अंगूठी भी जनाब आपको मिल सकती है। कैसे, जानते हैं फातिमा से। बिल्कुल हनान, अगर ये जो कुरानदाजी की आप बात कर रहे हैं, जो हीरे की अंगूठी लोग जो जीतना चाहते हैं, लाजमी तौर पे आपने अपने नियरेस्ट स्टोर पे जाना है, जल्दी जल्दी जाएं, बिकॉज हर हफ्ते एक कुरानदाजी, और ये सिर्फ और सिर्फ फैसलाबाद के लोगों के लिए, फैसलाबाद की शहरियों के लिए, जहाँ पे आपने एक्सट्रीम क्वालिटी की पैकिंग खरीदी है और आपको कूपन मिलेगा अंदर, आपने उसको सेंड करना है उनको। कुरानदाजी में अपना नाम शामिल करेंगे तो ही तो आपकी अंगूठी निकलेगी। लाजमी तौर पे हर हफ्ते ये कुरानदाजी हो रही है, लकी ड्रॉ हो रहा है, और हो सकता है कि इस हफ्ते वो लकी ड्रॉ आप लोगों का ही हो और हीरे की अंगूठी आपकी ही निकले। तो जी जल्दी से जाएं। आपको नजर आ रहा होगा कि बहुत बड़ी सारी हीरे की अंगूठी इस पैकिंग के ऊपर बनी हुई है, तो आपको धोने में मसला नहीं होगा। यही आपने पैकिंग खरीदनी है, इसी के अंदर आपको कूपन मिलेगा। जल्दी से जाएं और जाके ये पैकिंग खरीदें। और डीएटी के हवाले से एक और चीज मैं हनान बताऊं, जब भी कोई चीज कमर्शियल पर्पसेस के लिए नहीं बल्कि अपने पैशन और शौक से की जाती है तो उसमें और भी आपको हमेशा सक्सेस मिलता है, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी कस्टमर्स होते हैं आपके। और डीएटी की जो टीम है उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी हमारे कस्टमर्स हैं। लाजमी तौर पे वो चाहते हैं कि अपने कस्टमर्स को नंबर 1 क्वालिटी की चाय प्रोवाइड करें, और नंबर 1 क्वालिटी की चाय के लिए नंबर 1 इंग्रेडिएंट्स तो होना जरूरी है। इसीलिए तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स डीएटी के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 क्वालिटी के होते हैं। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स डीएटी इस्तेमाल करती है वो सब नंबर 1 प्रायोरिटी होते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। श्योर के आपकी सेहत, आपकी इम्यूनिटी, टेस्ट भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट तो होता ही है, तो जी उसको दिमाग में रख के ही डीएटी तैयार की जाती है। डीएटी तो तैयार की जाती है, लेकिन आज घरों के अंदर चाय के अलावा भी फातिमा बहुत कुछ बनेगा, पकौड़े मैं यही चिप्स बनेगी। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? सबसे पहले दिमाग में आता है कि आपको एक अच्छा ऑयल चाहिए होगा जिसमें आप पकौड़े या चिप्स जो है वो बना सके। तो यहां पे लाजमी तौर पे मैं मेंशन करना चाहूंगा सहर कुकिंग ऑयल के हवाले से, क्योंकि सहर कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये कहना है कि इसे अफजान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक कुदरती अज्जा के साथ डबल ऑटोमेटिक प्लांट से तैयार किया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि आप तक एक बेहतरीन क्वालिटी का ऑयल जो है वो दिया जाए ताकि आप एक अच्छा खाना तैयार कर सके। सिर्फ और सिर्फ चिप्स पकौड़े नहीं, आप हंडिया भी इसमें बना सकते हैं, कुछ भी पका सकते हैं ताकि आपके खानों की लज्जत को चार चांद लगे। और सबसे अहम चीज़ ये है कि हाई टेम्परेचर के ऊपर भी अगर इसमें कुक किया जाता है तो ऑयल जो है वो जलता नहीं है, बल्कि आपके खानों की लज्जत को मजीद बढ़ा देता है। और यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ मैं बताता चलो इसमें विटामिन्स का ब्लेंड भी मौजूद है जनाब। आपकी सेहत के साथ साथ जो लज्जत है उसके हवाले से भी कॉन्शियस है सहर कुकिंग ऑयल। और विटामिन ए मौजूद है, विटामिन डी मौजूद है, विटामिन ई मौजूद है, जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है उसको बेहतर बनाता है। और यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ इसके अंदर और भी बहुत सारे अज्जा ऐसे हैं जो कि आपके खानों की लज्जत को बढ़ा देता है। और हनान ऑफ कोर्स एक चीज मेंशन करना बहुत जरूरी है यहाँ पे कि सहर कुकिंग ऑयल के अंदर कैलोरीज बहुत कम है, जिसकी वजह से आज आप चाहे पकौड़े बनाएं, चाहे चिप्स बनाएं, या कोई भी चीज़ आप तैयार करेंगे वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छी होगी और आपकी जो फिटनेस है
उसको ख़राब नहीं करेगी। और पर्सनली ऑफ कोर्स इवन मेरी कोशिश होती है लाजमी तौर पे कि कोई भी खाना हो मज़ेदार भी हो, लेकिन एट द सेम टाइम वो सेहत के लिए भी अच्छा हो और आपकी स्पेशली कैलोरी काउंट उसके अंदर कम हो। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली जो आपको सहर कुकिंग ऑयल में मिलेगा। इसके अलावा भी अगर बात करें, आपको पता है कि बहुत सारे ऑयल्स का जो बर्निंग पॉइंट होता है वो बहुत जल्दी होते हैं, जिसकी वजह से जब तक आप उसको बनाते हैं तो उसके अंदर की जो ग़िज़ाइयत न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन सहर कुकिंग ऑयल की यही खासियत है कि आप बड़े आराम से इसको तैयार कर सकते हैं। और आप इवन हाई हीट पे अगर खाना बनाते हैं, जो कि नॉर्मली खाना पाकिस्तानी स्पेशली अगर हम बात करें हाई हीट पे ही तैयार करना पड़ता है, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। आपके न्यूट्रिएंट्स आपके खाने के अंदर होंगे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं, जो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। और हम तो चाहते हैं कि आप सब अपनी फिटनेस का बहुत बहुत ख्याल रखें, इसलिए लाजमी तौर पे सहर कुकिंग ऑयल हमारा इंतखाब है, सिटी 41 का इंतखाब। और हनान, आपको तो पता है कि हमारी तो जो पूरी टीम है, हमारा तो एक मतलब बन गया है कि हमने चाय पीनी है, साथ हमारे पकौड़े लाजमी तौर पे आज बन रहे हैं हमारी पूरी टीम के लिए, जो कि हम शो खत्म होते ही हमारी सारी टीम साथ बैठेगी सिटी 41 की और हम लोग बैठ कर बहुत सारा एंजॉय करेंगे। और डीएटी तो है ही है, उसके साथ सहर कुकिंग ऑयल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे अपने पकौड़ों के लिए। और मुझे अभी से सोच के भूख लग रही है ना। बिल्कुल, भूख तो लगनी भी चाहिए जनाब, क्योंकि आज मौसम बड़ा जालिम किस्म का है और जालिम किस्म के मौसम में जालिम किस्म के समोसे, पकौड़े और चिप्स अगर आपको मिल जाए तो यकीन जानिए मौसम का मजा तो वाला हो जाता है। और सहर कुकिंग ऑयल के हवाले से मैं लाजमी तौर पर यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, ऐसे लोग जो कि ज़रा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर बढ़ा हुआ है, तो उनके लिए इंतखाब सहर कुकिंग ऑयल इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि आपके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल और दीगर चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए आप कोई ऐसी चीज़, अनहेल्दी चीज़ इस्तेमाल ना कीजिएगा जिससे आपकी सेहत के ऊपर असर पड़े। तो अगर आप बाजार में जाते हैं तो सबसे पहले आपका इंतखाब सहर कुकिंग ऑयल ही होना चाहिए। और हनान, आज अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे बारबेक्यू की, और मैं ये भी ऑफ कोर्स आपको पता है बारबेक्यू के अंदर भी ऑयल आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अगर आपके माइंड में कोई इस तरह की स्टोरी है जो आपने कभी अगर बारबेक्यू किया हो, या कोई इस तरह की चीज हो, कोई आपका इवेंट हो, कोई ओकेजन हो, या कोई मेमोरी जो भी आपको याद आती है, पकौड़े, बारबेक्यू। बिल्कुल ऐसे होता है, क्योंकि जब भी आप बारबेक्यू बना रहे होते हैं तो ऑयल का उसमें अमल दखल फातिमा ये होता है कि मैरिनेशन के बाद जब भी आप उसको कोयलों के ऊपर पका रहे होते हो ना, साथ साथ हल्का हल्का ऑयल अगर आप उसके ऊपर नहीं लगाते तो उससे वो जूसी नहीं रहता, बल्कि चिड़ा सा गोश्त जो है वो बन जाता है। सहर कुकिंग ऑयल का अगर इस्तेमाल करें बिल्कुल। तो और हम यहाँ पे ब्रेक एक लेंगे क्योंकि वक्त कम है, तो छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में आप लोगों को एक दफ़ा फिर खुश आमदीद करते हैं। एंड ऑफ कोर्स अब हमें ज्वाइन करें बहुत ही खास मेहमान, बात करेंगे डिफरेंट इश्यूज़ के बारे में, स्पेशली स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में सामने आ रहे हैं, चाहे वो बिजली का जाना हो, चाहे रास्तों का ब्लॉक होना हो। जैसे मानसून के सीजन में आजकल बारिशों की वजह से रास्तों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। क्या एग्जामिनेशन सेंटर्स तैयार हैं इन मसलों के लिए, मानसून के लिए तैयार हैं? बिजली के इश्यूज़ का क्या किया जा रहा है? बहुत सारे सवालात हैं जो कि हम पूछेंगे और ऑफ कोर्स डिस्कस भी करेंगे ताकि चीज़ें कुछ हद तक बेहतर हो सके। तो जी मैं गेस्ट का इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सिकंदर जुल्फर जैन हमारे साथ हैं, उसी के साथ साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं शराज भट्ट, वो भी हमारे साथ हैं। और वेलकम करते हैं आप दोनों को शो में। और साथ ही बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे दिमाग में, लेकिन आई थिंक सिकंदर साहब अगर हम शुरू करें ओवरऑल हालात के हवाले से बोर्ड एग्जामिनेशन के, कभी कहा जाता है कि बच्चों के लिए आसानियां पैदा की जाएंगी, कोशिश की जाएगी कि बच्चे बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके एग्जामिनेशंस में, लेकिन इतनी गर्मी में हबस के अंदर अगर बारिश हो भी जाए तो हबस तो खत्म नहीं होती है। तो बच्चों के लिहाज से उनके कंफर्ट लेवल को बेहतर करने के लिए क्या किया जा रहा है, क्या सूरत हाल है, बच्चों का क्या कहना है? जी मैडम, बहुत शुक्रिया। ये जो हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं, सबको पता है एजुकेशन बोर्ड के ज़ेरे तमाम ये एग्ज़ाम हैं हमारे, और पहले एफएससी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम शुरू हुए हैं और 3 ही पेपर उनके होने हैं जो ऑब्जेक्टिव इलेक्टिव सब्जेक्ट के, सबको पता है। जो क्वेश्चन आपका वो बड़ा रेलेवेंट, बड़ा वैलिड है कि इस बार बोर्ड के पास बहुत ज़्यादा टाइम था। नॉर्मली हमारे पेपर स्टार्ट हो जाते मार्च के शुरू में ही, तो अभी आपको पता है जुलाई चल रहा है, 10 जुलाई से ये हमारे पेपर शुरू हुए हैं। अब कोर इशू इसमें ये है कि जितने हमारे स्टेक होल्डर हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, उन्हें मेरा ख्याल है एहसास तो होगा, लेकिन ये जो 2.5-3 घंटे एक कैंडिडेट के, एक स्टूडेंट के होते हैं ना एग्जामिनेशन हॉल में, उसकी जो सीरियसनेस है, उसकी जो सेंसिटिविटी है या हसासियत है कि हमारा अनफॉर्चुनेटली एग्जामिनेशन सिस्टम ऐसा है पाकिस्तान में कि
आप उन्हीं 2.5-3 घंटों में हैं जो कुछ है, ना आपकी काबिलियत उन 2.5-3 घंटों से पहले चेक होनी है ना बाद में होनी। तो हर बंदा जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के हवाले से जिम्मेदार है, चाहे वो बोर्ड के एम्प्लॉइज़ हैं, ऑफिसर्स हैं, या हमारे एजुकेशन के मिनिस्टर से लेके नीचे हम सारे लोग हैं, उन्हें ये एहसास होना चाहिए कि वो 2.5-3 घंटे जिस पे उसकी सारी ज़िंदगी, सारे करियर का इन्हिसार होने जा रहा है, वो तो कम अज़ कम वो जिस तरह आपने कहा कि कंफर्ट से, सुकून से सारा कुछ कर ले। तो पहली बात तो हमें एहसास जगाना है कि उस 3 या 2.5 घंटे की हसासियत को समझें। अच्छा, दूसरे बच्चे और खुसूसन हमारी बच्चियां, उन पे इतना प्रेशर है साइकोलॉजिकली कि वो ऑलरेडी पेपर के प्रेशर से, नर्वसनेस से इतनी वो होती हैं, अगर थोड़ी सी उन्हें पता चलता है कि लाइट नहीं है तो आप देखें खुदा न खास्ता हसास बच्ची हैं, उनका कोई वो हार्ट का ना मसला हो जाए। तो इसको नहीं देखा जा रहा। जो ये 12 तारीख को एफएससी का पेपर था, मुझे फ़ोन आया जी फलां सेंटर है, बहुत गर्मी थी उस दिन, वो लाइट नहीं है, और वो बता रहे हैं कि 11 बजे तक लाइट नहीं आनी, 11:30 पेपर ख़त्म हो जाना था। तो मैं कहता हूँ कि क्यों ये, अब आपने देखा होगा, कवर भी किया हुआ भट्ट साहब ने, सीएसएस के पेपर होते हैं, कैसे अरेंजमेंट होते हैं, डीसी साहब से लेके नीचे सारा अमला एंगेज होता है। और ये हमारे जो बच्चे, मासूम बच्चे हैं, जो हमारा कल हैं, हमारा फ्यूचर हैं, उनके लिए चाहे वो हेडमास्टर है जो आरआई होता है, रेजिडेंट इंस्पेक्टर होता है, चाहे को वहाँ पानी पिलाने वाला है, को दर्जा चहारम सारी मुलाजिम है, या वो सुपरडेंट है, वो बोर्ड के ऑफिसर्स हैं, उन्हें ये समझना चाहिए। हम इसे लेते हैं रूटीन मैटर। अभी मैं भी आ रहा था, लेट हो गया, रास्ते में बारिश, पानी सारा, मैं तो ये दुआ कर रहा था मेरी गाड़ी ना बंद हो जाए। ये जो हमारा जो मॉडर्न स्टेडियम है, वो जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, गोडे गोडे पानी खड़ा है वहाँ पे। अगर किसी बच्चे ने, किसी बच्ची ने वहाँ पेपर देने के लिए जाना है तो वो क्या करेगा? तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि हमारे जो टॉप लेवल से इस हसासियत को समझ लें कि खुदा के लिए बच्चों को हम जो दे रहे हैं एनवायरनमेंट, वो तो आपके सामने है। कम से कम वो 3 घंटे, 2.5 घंटे तो सुकून से वो जो उसके अंदर वो लिखना चाह रहा है या चाह रही है बच्ची, वो तो लिख ले। शिराज, बिकॉज ऑब्वियसली आपको भी सूरत हाल के बारे में बहुत कुछ पता है, आपका एक डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा होगा और इंटरेक्शन रहा होगा स्टूडेंट्स के साथ, या उनके क्या मसाइल हैं, स्पेशली अगर मानसून को देखें। इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि एग्जाम्स जो हैं वो मानसून सीजन के अंदर होंगे। यूजुअली पाकिस्तान के अंदर सिवाय ओए लेवल्स के एग्जामिनेशंस के जो कि मई जून के अंदर खत्म हो चुके होते हैं, कभी भी कोई एग्जामिनेशन जुलाई या अगस्त तक नहीं आते, जो कि मेजर मानसून सीजन है पाकिस्तान के अंदर। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या हमारी कोई तैयारी है? इस हवाले से बच्चों का क्या कसूर है? जैसे कि जुल्फिकार नैन साहब ने भी कहा कि बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है। देखिए, ये प्लानिंग सारी गवर्नमेंट की है। आप ये देखें कि गर्मियों की छुट्टियां जब करीब थी तब स्कूल जो है वो खोल दिए गए, और ये सारी अनसर्टेनिटी जो है ये कोविड के दिनों से शुरू हुई है, जब बच्चों का पूरा तालीमी निज़ाम जो है वो दरहम बरहम हो गया। और उसके बाद गवर्नमेंट को भी समझ नहीं आई कि 15 दिन के लिए स्कूल्स खोलें, 10 दिन के लिए स्कूल्स खोलें, 1 हफ्ते के लिए स्कूल्स खोलें। अगर खोलने हैं तो फिर SOPs क्या रखने हैं? और क्योंकि हम इस वबा से, इसके नुकसानात से वाकिफ़ तो थे, लेकिन इसकी एक्सपेंशन कितनी है नोबडी नोज़। तो ये कहाँ तक जानी थी, तो इस वजह से कुछ बड़ी अनसर्टेनिटी रही, और ये गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से ही मामला बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हैं। बट साहब, कुछ बिजनेस के हवाले से भी गुफ्तगू करते हैं। वेगस के अंदर एक्सपो कोई होने जा रहा है जिसमें पाकिस्तानी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने के लिए एक बेहतरीन मौका है जो कि उनको फराहम किया जाएगा। और मेरा ख्याल है जिस तरह से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बूम कर रही है, मजीद बूम कर सकती है इस तरह के एक्सपोज के अंदर, अगर हमारे क्वालिटी प्रोडक्ट्स की नुमाइश की जाती है। आपने सही बताया हनान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ही बूम कर रही है, बाकी किसी सेक्टर के अंदर काम नहीं हो रहा। लेकिन इस वक्त जो अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब के पास जो मिनिस्ट्री है वो वाकई में हकीकी तौर पर काम कर रही है, और उसके रिजल्ट्स हमें फ्रूटफुल नजर आ रहे हैं। और उसकी ये 2 वे ट्रैफिक है, ये 1 वे ट्रैफिक नहीं है। इसमें सनतकारों की भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो शामिल है। यहाँ से फैसलाबाद से बड़े वफ्द जाते हैं जो कि इस्लामाबाद जाके मुलाकात करते हैं, अपने डिमांड्स देते हैं, और रिपीटेडली उनको याद दिलाते हैं एक अलार्म की तरह कि आपने हमसे ये वादा किया था, हमें ये दें। अच्छा, आपने हमसे ये वादा किया था। थोड़ा सा गाइड कीजिएगा भट्ट साहब कि एक SME सेक्टर से रिलेटेड जो बड़ा एक्सपोर्टर नहीं है, छोटा कोई बंदा है,
अगर वो बड़ा सेटअप लगाना भी चाहता है, क्योंकि उसके पास ऐसा सेटअप मौजूद है जिससे वो क्वालिटी प्रोडक्ट कोई भी ऐसा बना रहा है जो कि एक्सपोर्ट किया जा सकता है, जी। तो वो इस एक्सपो के अंदर किस तरह से शामिल हो सकता है, क्या उसके लिए प्रोसीजर? इसकी रजिस्ट्रेशन है 25 जुलाई है, गालिबन 26 जुलाई जो है वो आखिरी डेट है इसमें पार्टिसिपेट करने की। वो इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए TDAP यानी ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के साथ रब्ता करें। अल्लाहदार तारिक साहब डायरेक्टर हैं उनके, और वो इस वक्त रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वहाँ पर। एक वैलिड वीज़ा आपका होना चाहिए USA का, और वो आपको इजीली मिल सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि आप वहाँ पे जाके नुमाइश करनी है अपनी टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स की। एक लिमिटेड रेंज आप साथ लेके जा सकते हैं जो कि आपको अलाउ होगी वहाँ जाके डिस्प्ले करने के लिए, जो आपको एक कॉर्नर दे दिया जाएगा वहाँ पर, वहाँ आप डिस्प्ले कर सकते हैं। वाकई में बहुत बड़ा मौका है। 9 सितंबर को ये होनी है, 9 अगस्त को ये टेक्सटाइल वेगस में लोग कौन कौन आएंगे और कहाँ कहाँ से आएंगे? इसकी मार्केटिंग जो है सारी की सारी हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ अमेरिका के ऊपर, और इसमें ज़्यादा जो है टेक्सटाइल की जो मसनूआत हैं जिसमें कपड़ा शामिल है, होजरी शामिल है, टॉवल्स शामिल है, बेडशीट्स शामिल हैं, ये ज़्यादा सेक्टर के लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यूरोप से भी या UK वाली साइड से भी हम यूरोप को भी इसमें वो टैकल कर रहे हैं। इसमें ज़्यादातर हमारा जो मेन फोकस है वो साउथ अमेरिका यानी कनाडा, अमेरिका, वेगस और अमेरिका की बाकी स्टेट्स शामिल हैं। उसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज भी लेकिन उनकी तादाद कम है। परसेंटेज जो है वो अमेरिका की ज़्यादा। वी आर बेसिकली फोकस ऑन द अमेरिका एंड बायलैटरल ट्रेड विद अमेरिका। तो इस वक्त अगर हमारी वहाँ पर सपोजिटली हमारे वहाँ पर 180 स्टॉल्स लगते हैं, उन 180 स्टॉल्स में से 80 भी अगर वहाँ पर साइनिंग हो जाती है और उनके कोई MOU साइन हो जाते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो समझ लें यहाँ की 80 कंपनियां पाकिस्तान की जो है बाहर अपना माल बेचेंगी। अगर ये हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट साइन होने का या कस्टमर्स, कितने चांसेस हैं आपको लगता है कि क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, किस तरह का प्रोडक्ट अगर आप सर्व कर रहे हैं या वहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे हैं या इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके लिए आसान हो जाएगा, क्या रिक्वायरमेंट? देखिए, हेम टेक्सटाइल के नाम से जर्मनी में एक बहुत बड़ी नुमाइश होती है हर साल टेक्सटाइल की, और उसमें बहुत से फैसलाबाद के भी टेक्सटाइल ओनर्स जो हैं वो शामिल होते हैं। वो एक वाहिद सोर्स है जिसकी वजह से आपको पूरे 1 साल का बिजनेस मिल जाता है। कैन यू इमेजिन? 1 साल का बिजनेस आपको सिर्फ एक टेक्सटाइल नुमाइश की वजह से मिल सकता है। तो यानी कि आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरीके की इस नौयत की जो टेक्सटाइल नुमाइश है, जो सनती नुमाइश है, वो कितनी ज्यादा अहमियत रखती है आपके बिजनेस के लिए। अगर आप 1 साल के ऑर्डर्स वहां से बुक करके वापस आ जाएं तो समझ लें आपको 1 साल काम करने की जरूरत नहीं, आपके पास सारे ऑर्डर्स मौजूद हैं। आप हर महीने बस शिपमेंट करें, LC खुलवाएं, उसके बाद आप पेमेंट्स लें, बस दैट्स इट। कॉस्ट इफेक्टिव चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। लेकिन हमारे यहाँ जब देखा जाता है बिजली की कॉस्ट बढ़ रही है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, गैस की प्राइसेस बहुत ऊपर हैं, लेबर हाँ हमारे यहाँ सस्ती जो है वो मिल जाती है, लेकिन ओवरऑल जब एक पैकेज बनाया जाता है, कोई भी एंड प्रोडक्ट बनता है, तो उसका जो कॉस्ट होता है वो किस तरह से इफेक्ट करता है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर? क्या दूसरी कंट्रीज जो बना रही है, जैसे बांग्लादेश की पिछले दिनों बात कर रहे थे कि उसके एक्सपोर्ट में बड़ी बूम आ रही है और सेम क्वालिटी प्रोडक्ट वो कम रेट के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट में दे रही है, उससे कितना इफेक्ट पड़ता है? देखिए, हमारे जो बड़े सनती यूनिट्स हैं, जो बड़े एक्सपोर्टर्स जिनको आप कह लें, बिग फिशेज हैं, उनके लिए तो हुकूमत ने जो कैप्टिव पावर की सहूलत दी हुई है, तो वो बिजली उनके लिए इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, बिकॉज वो बिजली खुद बना भी रहे हैं, यूज़ भी कर रहे हैं, और जो बिजली का पोर्शन कुछ मिल रहा है हुकूमत की तरफ से वो सब्सिडाइज भी होता है, फिर उनके रिफंड्स भी टाइम पे मिल रहे हैं। तो एक सर्कल अच्छा चल रहा है। इस वक्त बिजली की जो कीमतें हैं वो स्टेबल इस वजह से भी हैं क्योंकि जो हुकूमत ने वादा किया था 9 सेंट बिजली को 7 सेंट लाने का, वो 12 सेंट से 9 सेंट पे आई है एटलीस्ट। तो वो हमारे लिए एक जिसे कहते हैं कि एक अच्छी कॉस्ट है। ये नहीं कह सकते कि हम 12 पे फंसे हैं, अभी तक हमारा मुतालबा पूरा नहीं हुआ, 9 सेंट पे आ गए हैं, 7 सेंट पे भी आ जाएंगे। तो ये जिस तरह से आपने बताया SME सेक्टर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और छोटे और दरमियानी तबके के जो कारोबारी हजरात हैं, जो सनती यूनिट्स हैं, जो छोटे एक्सपोर्टर्स हैं, उनके लिए बड़ा चैलेंज है। लेकिन उनके लिए भी अब हुकूमत ने जिस तरह से आपको पता ही है कि छोटे कर्जे, आसान कर्जे देने की जो है वो उठानी है, लेकिन उनकी वो नो डाउट उसकी जो कंडीशंस हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। बिल्कुल, और गवर्नमेंट कर रही है कुछ। सिकंदर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। सिकंदर साहब, क्योंकि आप हमारे तारीखदान भी हैं, तो मैं ये पूछना चाहूंगा, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान क्यों कहा जाता है? टेक्सटाइल की हब कहाँ पे आके लगी फैसलाबाद के अंदर, जो कि इसको ये एजाज मिला कि पूरे पाकिस्तान की टेक्सटाइल हब समझा जाता है? जी, ये हमारे नाजरीन के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा कि अक्सर इंटरव्यूज़ में भी हाई लेवल पे और लोअर लेवल पे ये सवाल पूछा जाता है फैसलाबादियों से, मैनचेस्टर। तो ये देखें, ये जो इलाका आबाद हुआ था हमारा, लायलपुर, सांदलबार,
ये इसकी जरखेज़ी के लिए आबाद हुआ था कि करीबी दरिया चनाब में पानी है अच्छा खासा, और ये फ्लैट ज़मीन थी। आपको पता है इरिगेशन जब होती है तो वो फ्लैट ज़मीन पे होती है, ऊंची अनइवन पे नहीं होती। तो बेसिक फ़िलासफ़ी आइडिया इसको डेवलप करने का, आबाद करने का ये था कि इसकी जरखेज़ी को यूटिलाइज़ किया जाए, हार्नेस किया जाए। तो अब उस ज़माने में जो बड़ी फसलें थी वो कपास थी, गंदम थी। आपको पता है अभी भी हमारी स्टेपल जो वो गंदम ही है, और एक्सपोर्ट हमारा सबसे बड़ा कॉटन है, कपास है। तो यहाँ इस आइडिया से इसको आबाद किया गया था। ये ज़मीनें आबाद हुई, नहर निकली, और नहर की आगे ब्रांचेज, आप गाह बे है, रख ब्रांच है, गुगैरा ब्रांच, फलां फलां, ये सारा कुछ मैं उस तरफ आ रहा हूँ कि जो वो रूट है उधर हम पहुँच जाएँ। तो जाहिर है इंडस्ट्री जो लगनी थी वो कॉटन की लगनी थी। पहले छोटी छोटी जिनिंग लगी, जिनिंग इंडस्ट्री जो होती है वो बीज कपास से अलहदा किया जाता, बनौला, वो जिनिंग होती। तो यहाँ पहली जो कॉटन मिल है वो 1932 में लायलपुर कॉटन मिल के नाम से, ये लाला सबसे पहली वो लगी जी। उससे पहले छोटी थी, ये रुई बलोने की, अलहदा करने की बीज। पहली हमारी जो मिल है वो लायलपुर कॉटन मिल है 1932। ये हिंदू फैमिली है, इनकी आज भी उधर मिल है, दिल्ली क्लॉथ मिल इंडिया में, और इनके बहुत सारे बिजनेस हैं। लाला मुरलीधर शाद ये यहाँ उनके सीईओ थे, बहुत अच्छे शायर भी थे। और पाकिस्तान में ही, पाकिस्तान बनने के बाद वो पाकिस्तान में ये 13 दिसंबर 1949 में ये कराची के करीब एक एयर क्रैश हुआ था, तो वो बेचारे वाइफ्स में वो अल्लाह को प्यार हो गई। पाकिस्तान बनने के बाद भी वो ये मिल चलाते रहे। तो पहली ये मिल है। लेकिन जो मैनचेस्टर बना है वो इसलिए बनाया है कि मैं उसकी भी वजाहत कर दूं कि जब 1932 में यहाँ मिल लगी है पहली, तो ढाका में, चिटागांग में, दिल्ली में और लुधियाना में ऑलरेडी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो मैच्योर थी, और एक्सपर्टीज वहां से लाई गई। यानी ये जो लाला मुरलीधर शाद थे, वो आपको पता ना लेबर को अट्रैक्ट करना होता है, तो ये चिटागांग से वो जो पान वाला था, जो मजदूरों का या लेबर का बड़ा फेवरेट था, उसे लेके आए थे ताकि उनके लिए अट्रैक्शन हो। फिर आपको पता मशारे होते रहे हैं लायलपुर कॉटन मिल में, ये हमारी रफान मिल में बड़े मशहूर मारूफ मशारे। बिल्कुल, और ऑफ कोर्स बहुत सारी मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है एज अ फैसलाबादी ऑब्वियसली ये जानना कि किस तरह से फैसलाबाद मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान बना। लेकिन और भी गुफ्तगू करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। सिकंदर साहब हमारे साथ मौजूद है। सिकंदर साहब, मैं चाहता हूँ उसी मैनचेस्टर की बात को जो कि ब्रेक से पहले आपने खत्म की थी, वहीं से स्टार्ट करें और कंप्लीट कर दें। जी, पाकिस्तान का मैनचेस्टर फैसलाबाद है, तो क्यों कहलाता है इसकी हम बात कर रहे हैं कि इसकी जरखेज़ी की वजह से ये इलाका आबाद हुआ। और 1932 में पहली लायलपुर कॉटन मिल, ये लायलपुर कॉटन मिल, ये जो अभी जो टोटों वाला बाजार है, या ये इलाका था जी जी, ये छोटी जो नहर अभी है, भी वो मिल वहां पे मौजूद है? नहीं, अब खत्म हो गई। अब तो वो मैं विजिट किया था, अब बिल्कुल खत्म हो गई है वो। वहां पे मुकम्मल एक बाजार बन गया हुआ वो है। हाँ, बाजार बन गए, लेकिन मिल की सारी वो टाटा मार्केट के जी वो खत्म हो गया। अच्छा जी, तो एक तो ये कि मैनचेस्टर बनने की एक वजह ये थी कि मैं मैनचेस्टर का भी थोड़ा सा बता दूं पहले, ताकि लोगों को पता चल जाए। इंग्लैंड का शहर है मैनचेस्टर, और मैनचेस्टर के साथ ही शायर वहाँ डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं लंकाशायर। लंकाशायर में टेक्सटाइल मिल्स हैं, और लंकाशायर की जो टेक्सटाइल मिल्स हैं वो 1757 में बंगाल से वो जो मलमल और वैल और उम्दा कॉटन का जो कहते हैं बंगाल जो मलमल थी ना, वो एक मुठ में आ जाता था थान उसका, इतनी उसकी फाइन क्वालिटी होती थी। अब वहाँ क्या था, ये मतलब स्टूडेंट के लिए समझने की बात है कि वो लूम थी सादा, आजकल तो खाडी बन गई है ना, खड्डी जो होती है वो मैनुअल थी। अंग्रेजों ने वहां जाके लगा ली वो बिजली पे, तो वो पावर लूम बन गई। अगर पावर नहीं है तो लूम खड्डी है, जब हमारा ब्रांड भी है खड्डी। वहां से उन्होंने टेक्नोलॉजी ली, जब 1757 में बंगाल फतह किया अंग्रेजों ने, वहां मलमल की टेक्नोलॉजी लंकाशायर मैनचेस्टर के करीब जाके उन्होंने ये लूम्स पावर पे लगा दी, और वहां कपड़ा बनना शुरू हुआ बड़ा उम्दा। यहां से वो रॉ कॉटन लेते थे, से के वो है पाउंड की 100 पाउंड की वो बेल ले गए हैं ना,
तो वहां से शर्ट एक जो बेल से 100 शर्ट बन रही हैं, तो हमें शर्ट 100 पाउंड की दे रहे हैं, यानी 100 पाउंड की एक बेल है जिससे 100 शर्ट बन रही, और वो शर्ट जो तैयार हो के आप समझते हैं एंड प्रोडक्ट बना दिया ना। तो वो मैनचेस्टर टेक्सटाइल के लिए मशहूर हो गया। जब 1932 में यहां मिल लगी, ढाका में, चिटागांग में, लुधियाना में, दिल्ली में भी मिल्स थी, लेकिन इसने एकदम जनाब वो तरक्की की कॉटन में कि ये उन चारों शहरों को पीछे छोड़ता हुआ मैनचेस्टर का मुकाबला करने लगा टेक्सटाइल में। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं। तो यहां फिर पाकिस्तान बनने से पहले भी और पाकिस्तान बनने के फौरन बाद जो मिल्स लगी हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की। और वहां पहले ये था, ये कोहिनूर जो टेक्सटाइल मिल है, आपको पता होगा, हिंदू थे, कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, मुसलमानों को मौके नहीं मिलते थे। ये जो 1951 में कोहिनूर फैसलाबाद में लगी है, और उसकी स्टोरी क्या है कि रफ़ीक सहगल को कोई ऑर्डर मिला था, ये कपड़े के कारोबार में नहीं थे, तो वो किसी हिंदू से ना कपड़ा मांगे, शूज़ में को कपड़ा यूज़ होना था, तो किसी हिंदू ने नहीं दिया। अब वो पाकिस्तान बन गया, हिंदू उधर से चले गए, तो इनके अंदर वो जो एक जज्बा था, जुनून था कि हमने कारोबार को आगे लेके जाना। तो पाकिस्तान बनने के बाद फिर आप देखें कि दिल्ली का, चिटागांग का अब आके आया नाम कि पूरी दुनिया ढाका में, चिटागांग में चलेगी। एक वो तो एक तरह से रीजुविनेशन हुई है ना बांग्लादेश की, जो अभी भी लेकिन कॉटन वहां हो नहीं रही। 1,44,000 मरबा किलोमीटर उसका। आपको लगता है कि बाकी जिन ममालिक की हम बात कर रहे हैं, बांग्लादेश हो गया या इंडिया हो गया, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान उनका मुकाबला कर सकता है? सिर्फ जो पहले आप इशू डिस्कस कर रहे हैं ना कि कॉस्ट हमारा इशू, अगर आप देखें बांग्लादेश में इंतहाई सस्ती बिजली, डोमेस्टिक तो वहां वो सारे सोलर पे चले गए। अच्छा, लेबर वहां इशू ही कोई नहीं है। अगर हमारे यहाँ कॉस्ट थोड़ा सा गवर्नमेंट कर लेना, फैसिलिटेट करे हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को, तो हम आगे जा सकते हैं। उसकी वजह क्या है, अभी अमेरिका ने कॉटन बनाई है पीमा, इससे पहले इजिप्शियन कॉटन थी, आपको पता ही होगा, सारे जो इंटरनेशनल ब्रांड है वो इजिप्शियन कॉटन यूज़ करते थे। इजिप्शियन कॉटन के बाद ये पाकिस्तानी कॉटन थी। उन्होंने हाइब्रिड कॉटन बनाई है 2-3 साल पहले, जो अभी मुकाबला करने लगी है इजिप्शियन कॉटन और पाकिस्तानी कॉटन की। अभी हमारे पाकिस्तानी भी वो पीमा कॉटन अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं इधर। यानी कि हमारे पास मोनोपोली लाजमी तौर पे है, बहुत सारी जगहों पे हमें फायदा है। जी फायदा है, लेकिन हमारे यहाँ मार किधर पड़ रही है कि जो ये पावर सेक्टर हमारी बिजली है ना, एक नंबर 2 हमारा जो लेंथी प्रोसेस है एक्सपोर्ट का, वहाँ जो कस्टम के वो काम बैठे हैं, एक्साइज वाले बैठे हैं, वो टीज़ करते हैं। मैंने करीब से देखा हुआ है, मेरा मतलब मुताला है, मेरे दोस्त हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन्हें फैसिलिटेट करना चाहिए। अभी आप रिफंड की बात कर रहे थे, उसमें बड़े इश्यूज हैं, वो टाइमली नहीं होते पे ना। चूँकि मेरे करीबी दोस्त हैं जो कस्टम में सीनियर लोग हैं, उनसे बात होती रहती है। एक पावर का, कॉस्ट का हम कर लें। नंबर 2 हमें थोड़ा सा एजुकेट करना है अपनी लेबरर को। दूसरा ये जितने भी हैं ना, आप देखेंगे आपको ज़्यादा तजर्बा है कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट वो भी हैं जो चिट्टे अनपढ़ हैं, उनके लिए एक बैरियर है लैंग्वेज का, दूसरा तीसरा है। बिल्कुल, और लाजमी तौर पे आपने जो इश्यूज मेंशन किए हैं उन्हीं की वजह से, और कुछ एडिशनल इश्यूज भी हैं कि फैसलाबाद अगर हम बात करें कुछ जगहों पे पीछे रह रहा है बाकी ममालिक के जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं उनसे, लेकिन लाजमी तौर पे अगर चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की जाए, और गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश की भी जा रही है, लेकिन और ज़्यादा कोशिश की ज़रूरत है, क्योंकि लाजमी तौर पे फैसलाबाद पाकिस्तान का मैनचेस्टर है, और हम चाहेंगे बढ़ चढ़ के दुनिया से मुकाबला करना और आगे आएंगे हर शोबे के अंदर। इसके अलावा ऑफकोर्स आपको पता है हम स्टूडेंट्स के हवाले से बात करते हैं, अगर हम दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है, उनके फ्यूचर अच्छे होंगे, उनकी ज़िंदगी आसान होगी, तब ही तो हम लोग बढ़ चढ़ के आगे आ सकेंगे। ये एग्जामिनेशंस की बात कर रहे थे, बोर्ड एग्जामिनेशंस की, क्योंकि बहुत हद तक आपका जो फ्यूचर है वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स पर डिपेंड करता है। और किस तरह के मसाइल हैं मैं चाहूँगी अगर आप ब्रीफली बता सकें। जी जी मैडम, ये देखें बड़ा सीरियस इशू है। मैं आपको बताऊं कि बोर्ड के मामलात हैं किस तरह। पिछले दिनों ना मेरे एक दोस्त ने कहा कि मैंने अपने बेटे की माइग्रेशन करवानी है एक स्कूल से दूसरे स्कूल। अच्छा, बोर्ड हुकाम क्या कह रहे हैं कि हमने ईच एंड एवरीथिंग फाइनलाइज कर ली हुई है, अब वो माइग्रेशन नहीं हो सकती। भले आपने कोई 50 फुट दूर दूसरे स्कूल में जाना है, हमने रोल नंबर इश्यूज कर दिए हैं, यानी इंतजामात एग्जामिनेशन के उनकी तरफ से हतमी हैं।
अब स्कूलों में क्या हो रहा है, मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है हमारे जो स्कूल हेड्स हैं उनसे कि खुसूसन माजरत के साथ जो हमारे बच्चियों के स्कूल, वो लड़ाई चल रही है, सुपरेंट कह रही है कि आप जनरेटर का बंदोबस्त कर रहे हैं, हेडमिस्ट्रेस कह रही है कि, और मैं ये नहीं, ये रैकेट पे है, जो लेटर आता है ना बोर्ड की तरफ से आ रहा है सुपरेंट के ही, तो उसमें ब्रैकेट में लिखा होता है पर्टिकुलरली इन गर्ल्स स्कूल्स। तो भाई सारे लड़ाइयाँ ख़त्म करके उन बच्चों की तरफ देखें। अब आप देखें कि हमारे यहाँ ये ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बच्चियाँ हैं जो AC में से निकल के आते हैं, जब वो पेपर देने बैठेंगे तो वहाँ टेम्परेचर होगा को 45, तो वो उन 2.5-3 घंटे में क्या आप अग्री करेंगे कि जो गर्मी है इस वक्त या बारिश के बाद जो हबस महसूस होती है वो ऐसी है कि उसमें कोई भी इंसान 2 मिनट से ज्यादा नहीं खड़ा हो सकता। अच्छा, सांस नहीं लिया जाता। फिर मैम देखें कि वो पसीना इतना आता है, माशाल्लाह इन मरहल से गुजरे हैं, अगर आपने पेज भीग जाता है पूरा, पेज भीग जाता है, इंक फैल जाती है, इंक फैल जाती है। अच्छा, फिर मैं जिस तरफ हम जा नहीं रहे ना कि उस बच्चे या बच्ची की जो साइको कंडीशन है उस वक्त, उसे सामने अपना करियर नजर आ रहा है, उसे अपना एंट्री नजर आ रहा है और इधर लिखा नहीं जा रहा उससे। मतलब उस बच्चे या बच्ची की सेहत का आप देखेंगे ना कि उसका कोई नर्वस ब्रेकडाउन ना हो जाए कि उसके सामने पूरा करियर है, यहां हालात क्या हैं कि वो इतनी, मैं समझता हूं कि बदसलूकी मेजॉरिटी होती है। अगर कोई बच्चा कह रहा है ना कि मेरा ये डेस्क मुझे तंग कर रहा है, या वो उठने नहीं देता उसको, वो बिल्कुल थानेदारी लगी हुई है कि आप देखें भाई अगर बच्चा वो नहीं लिख रहा, उसे कंफर्टेबली नहीं लिख रहा, तो उसे चेंज कर दें, कुछ आगे पीछे कर दें। अच्छा, बड़े अख्तियार हैं अगर आपने बच्चों को फैसिलिटेट करना है, सुपरडेंट के पास बड़े अख्तियार हैं। अनफेयर मीन्स आपको पता है बड़े मशहूर जमाना है, वो करवाने हो तो करवा लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि मेरिट पे ये सारी कौम की जिम्मेदारी और खुसूसन बोर्ड के एम्प्लॉइज, बोर्ड के ऑफिसर्स और वो स्टाफ हमारा स्कूलों का जो रेजिडेंट इंस्पेक्टर है, उनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी कि खुदा के लिए अब आप बताएं मुझे कि एक बच्चा या बच्ची आपने उससे कंफर्टेबली नहीं लिखने दिया, वो माहौल नहीं दिया, वो हमें माफ करेगा? और मरना भी है, कल अगर उसने गिरबान पकड़ लिया, नहीं पकड़ेगा, वो उसका एडमिशन नहीं हुआ। यहाँ पे मुझे लगता है कि कई जगहों पर बहुत सारे लोग इसलिए भी स्टूडेंट्स की बात नहीं समझ पाते हैं कि उनके अपने वक्त में चीजें एक सर्टेन तरह से होती थी और उनको लगता है कि आगे चलते हुए भी चीजें उसी तरह से रहें और इन बच्चों के लिए आसानियां क्यों हों। लेकिन ऐसे ना सोचें, आज की जो जनरेशन है वो मुख्तलिफ है, मदद करें उनकी, आसानियां पैदा करें उनके लिए, ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो पाकिस्तान की प्रोग्रेशन में, हमारी इकोनॉमी में, हमारे यहाँ हर शोबे में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सके। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार साहब, आपने इस बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू को रेज किया है। उम्मीद करेंगे कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से चीजों को बेहतर करने की कोशिश की जाए, और बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। बिल्कुल, और हमारी कोशिश होगी कि हम वक्तन फक्तन इस तरह के इश्यूज को हाईलाइट करते रहते हैं ताकि हमारी ऑडियंस जो है उनको भी पता चले, आला अफसरान को भी पता चले, इन मसाइल का हल हो सके। तो इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी और फातिमा नासिर को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हम मिलेंगे आपसे अगली दफा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।